गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का स्वागत है। वेलकम टू द सेशन। देखिए, जनरली हमारी इस कोर्स की जो क्लासेस हैं वो रात को 10 से 12 चलती हैं, बट कुछ क्लासेस मैं सुबह भी रख रहा हूँ जिससे कि कोर्स आपका जो है जल्दी पूरा हो सके। आपकी आज टोटल 3 क्लासेस हैं, जिसमें 2 क्लासेस इस कोर्स में है। एक क्लास आपकी 10 बजे अभी स्टार्ट हुई है, 12 बजे तक चलेगी। उसके बाद एक क्लास आपकी 1 से लेकर 3 बजे चलेगी। उसके बाद इस कोर्स की क्लास आपकी मंडे को होगी। उसके बाद जो है 4 से लेकर 6 बजे तक आपकी जीके एमसीक्यू की क्लास है। और उसके बाद शाम को 7 से 7:30 और पौने 8 से 8:15 ये आपकी जीके की एमसीक्यू क्लास है। ये दोनों स्पेशल में है और ये ऊपर वाली जो है आपकी प्लस में है। ये वाली दोनों क्लासेस भी प्लस में, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन। आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि आज आपका क्या प्लान है। आप अपना उस हिसाब से प्लान करिए। दिस इज फॉर सैटरडे। संडे को आपकी कोई भी क्लास नहीं है, तो संडे आप पूरे तरीके फ्री है। मेरी तरफ से आप जो है सैटरडे को शाम 8:20 तक फ्री हो जाएंगे और उसके बाद आप मुझे सीधा मंडे को मिलेंगे 7 p। तो मैं आपको ऑलमोस्ट 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सैटरडे ले लिया है। सैटरडे लिया है तो बदले में मंडे का हाफ डे जो है आपको फर्स्ट हाफ एटलीस्ट वो दे दिया है, ठीक है। तो पूरे पूरे 2 दिन आपके पास है, इसमें आप बाकी सब्जेक्ट्स को पूरा करें। फिर मंडे से लेकर सैटरडे तक फिर सेम शेड्यूल चलेगा। जी हाँ, 1 से 3 कंप्यूटर। अदिति, अगर आपका प्री है और मेंस नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसे फिर आपको प्री के बाद लगाना होगा। ये दोबारा बोलता हूँ, अगर आपका सीजीएल का मेंस नहीं है तो आप इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। इसे आप आराम से सीएचएसएल के प्री के बाद देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, एक आध सवाल अदिति जरूर आपको कंप्यूटर का पेपर में मिलेगा, बट अगेन क्योंकि आपको बाकी चीजें भी हैंडल करनी है तो उस तरफ भी आप फोकस कर सकते हैं। बाकी चाहे अदिति तो कोर्स को लगा भी सकते हैं, बिकॉज प्री में भी एक आध सवाल आ सकता है। इट्स लाइक इट डिपेंड्स अपॉन यू। मेंस वाले तो क्लास को लगाएंगे ही लगाएंगे, प्री वालों का अपना कॉल है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिपरेशन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं जी। प्रशांत, बिल्कुल कंप्यूटर की प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट कराएंगे। देखो, प्रैक्टिस के लिए थ्योरी पता होना जरूरी है। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि वर्म में और ट्रोजन हॉर्स में क्या फर्क है, तो आप नहीं बता पाओगे ना। तो पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। या फिशिंग है, विशिंग है और स्मिशिंग है, आप फर्क बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो पहले समझना पड़ेगा कि क्या है, उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। आज की इस क्लास में मैं आपको नेटवर्किंग का जो बचा हुआ पोर्शन है वो कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको साइबर सिक्योरिटी की तरफ लेके चलूंगा, ठीक है। तो स्टबन दिन के हिसाब से कोई आइडिया नहीं है आपका। ये पूरा का पूरा कोर्स मैं 25 फरवरी के आसपास तक पूरा कर दूंगा, जिसके अंदर थ्योरी जो है आप मान के चलिए बहुत चली तो अगले वीकडेज तक चलेगी, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब चीजें आपकी टाइम से चल रही हैं, इसलिए आज 2 क्लासेस मैंने ऐड करी है। कभी नीड होगी तो मैं 2 की जगह 4 भी ऐड कर दूंगा। चलो शुरू करते हैं जी कहानी। इस क्लास के अंदर जैसे मैं आपको बता रहा था, नेटवर्किंग का छोटा सा पोर्शन बच गया था पिछली क्लास में, वो पूरा कराना है। और उसके बाद एक ऐसा चैप्टर पढ़ाऊंगा जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा वायरस क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, फिशिंग, विशिंग, स्पूफिंग और इसके अलावा स्निफिंग, इसके अलावा आपका ईव्सड्रॉपिंग। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपने सुने हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुने हैं, उनके क्या एग्जैक्ट मतलब है और उनमें डिफरेंस क्या है, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। तो ऑब्वियसली दिस सेशन वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए, खैर अभी के लिए नेटवर्क का कुछ बेसिक सा बचा हुआ पोर्शन है, उसे मैं आपको पूरा कराता हूँ। और ये फाइल भी मैं आपके लिए जो है अपडेट सेक्शन में डाल दूंगा, एक बार ये वाला कंटेंट पूरा हो जाए। ये आप मुझे 3 बजे वाली क्लास जब एंड होने वाली हो तब एक बार ध्यान दिला देना, वैसे तो मुझे ध्यान रहेगा। ये फाइल आपके लिए मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क की मैं आपसे बात कर रहा था और सारा बेसिक पोर्शन मैंने आपको समझा दिया था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, आरपानेट क्या है, टेलीनेट क्या है, कब बना, डब्ल्यू किसने बनाए। बेसिक पोर्शन हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कोर्स को साथ साथ पूरा करते चल रहे हैं, बिकॉज बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। इफ यू एक्चुअली वांट टू सक्सीड इन दिस कंप्यूटर सेक्शन, आपको पहले ही पूरा करना होगा, ठीक है। चलिए, एक गलत फहमी में निकाल देता हूँ। कल मैं देख रहा था 1-2 बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे थे जिसमें मुझे डाउट हुआ कि उन्हें पैटर्न पता भी है नहीं पता। कंप्यूटर का पेपर क्वालिफाइंग है, लेकिन कितने मार्क्स पे क्वालिफाइंग है, कोई बता सकता है? नहीं बता सकते ना, क्या सीखे इससे आप? कहीं लिखा ही नहीं कितने नंबर पे क्वालिफाइंग है। यानी ये कुछ कुछ वैसा है जैसा आपका टीयर 1 रहा है। ऐसा मत सोच लेना कि 1/3 लेंगे आप। अगर थोड़ा बहुत यूपीएससी के पैटर्न को जानते हैं तो यूपीएससी में एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। पेपर 1 को जीएस बोलते हैं और पेपर 2 को सी सैट बोलते हैं। ये भी क्वालिफाइंग होता है, ये भी क्वालिफाइंग होता है, बट सेकंड वाले का क्वालिफाइंग बिल्कुल फिक्स है ना। पहले वाले का क्वालिफाइंग नहीं पता किसी को, ये कट ऑफ है बस। फर्क समझ पा रहे हैं? आप अपनी तरफ से ज्यादा स्कोर करेंगे। आखिरी लाइन अगर आप पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए सतोशी और जो भी बच्चे टाइप कर रहे हैं, आखिरी लाइन ये लिखी है कि कुछ पोस्ट के लिए हाइयर मार्क्स क्वालिफाई होंगे। वो हाइयर डिफाइन नहीं करा गया पूरे में कहीं। हाइयर शब्द का मतलब ये है कि आपको ज्यादा ही लाना होगा। ऐसा ना हो कि बाकी जगह आप बढ़िया स्कोर कर दो, कंप्यूटर में आपको 98-94 नंबर से पीछे रह जाओ, ठीक है। सो डू नॉट टेक दिस कि हाँ 10 में से 4 सवाल भी बन गए तो हो जाएगा, नहीं, ज्यादा से ज्यादा बना के आने, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। नोटिफिकेशन एक बार आप पढ़िएगा कंप्यूटर के बाद, जहां पर टीयर 2 का पैटर्न है उससे अगले पेज पे ये बात लिखी गई है जो मैंने अभी सीपीटी जो मैंने आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट से जुड़ी बोली, आप एक बार चेक जरूर करिएगा।
ये तो मैंने आपको क्लास नंबर 1 में ही बता दिया था, खैर कोई बात नहीं। ये सब आपको समझ आ गया होगा, गेटवे, स्विच, हब, राउटर, ये सब क्या होते हैं, ये पूरा पोर्शन मैंने आपको करा दिया था। इथरनेट कार्ड, टोपोलॉजी भी हमारा हो गया, क्योंकि मैं स्लाइड पे चल रहा हूँ बस, ये भी करा दिया था मैंने। क्या इसका सीक्वेंस आपको याद हो गया पूरा ओएसआई मॉडल का? एक बार देखें, आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है, मेरी मदद करो जरा। सबसे नीचे कौन सी लेयर है? फिजिकल लेयर। सबसे ऊपर कौन सी लेयर है? एप्लीकेशन लेयर। मिडल लेयर कौन सी है? जब मिडल बोला जाता है तो आपको साथ में मिडल चौथे नंबर पे बनेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। फिजिकल के ऊपर कौन सी लेयर है? फिजिकल हो गया, उसके बाद डेटा लिंक या ट्रांसपोर्ट या नेटवर्क? डेटा लिंक। उसके ऊपर नेटवर्क। और ट्रांसपोर्ट के ऊपर उससे ऊपर। ठीक है, हाँ फंक्शन अभी समझा दूंगा आपको। ये सीक्वेंस एक बार आप देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, इनके डिटेल में मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। उसका रीजन ये है कि ये एक बहुत छोटा टॉपिक है एज कम्पेयर टू द सिलेबस ऑफ योर मेंस एग्जाम। तो ऐसा नहीं है कि बैठ के 2 घंटे में इसके बारे में पढ़ेंगे, बट कुछ कीवर्ड्स मैं आपको यहाँ बताऊंगा जिसे देखकर आप पेपर में पहचान लेंगे कि आंसर आपका क्या है। ठीक है, वो कीवर्ड को थोड़ा समझते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले फिजिकल लेयर से शुरू करते हैं। फिजिकल लेयर का अगर सवाल बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा जिसके अंदर रॉ लिखा होगा, फिजिकल मीडियम लिखा होगा, स्विचेस लिखा होगा, प्लग्स लिखा होगा, वायर्स लिखा होगा, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा होगा। ठीक है, अभी चिंता मत करिए, मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछ के देखूंगा, पहले कीवर्ड्स को पहचाने। अगर फिजिकल आंसर बनना है तो कुछ फिजिकल जैसा क्वेश्चन में होगा, जैसे तारे, स्विचेस, पोर्ट्स, रॉ, ऐसा कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। ठीक है, नहीं राउटर एक डिवाइस हो गई, यहाँ पर हम लेयर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली प्रियांश क्या है कि जो चीजें कनेक्ट होती हैं, जैसे राउटर तो अपने आप एक डिवाइस हो गई ना, तो ये कहना चाहते हैं राउटर से जो हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड है उसका जो तारों वाला हिस्सा है वो फिजिकल लेयर में काउंट होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मॉडल के पार्ट्स है, ना कि डिवाइसेस के। अगले नंबर पे डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ डेटा ऑन द नेटवर्क। क्या आपको एक काम का वर्ड मिला? नेटवर्क। नेटवर्क से एसोसिएटेड आपको पाथ ध्यान रखना है, चिंता मत करिए, पूरा समझ आ जाएगा। 5 मिनट बस सुकून से जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे सुनते रहिए। ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसमिट करना। फिजिकल में आपको कुछ तारों जैसा दिखेगा, रॉ जैसा दिखेगा, फिजिकल डिवाइसेस मीडियम जैसा दिखेगा, डेटा लिंक में फॉर्मेट ऑफ डेटा दिखेगा, नेटवर्क में पाथ दिखेगा, और ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसमिशन दिखेगा। रुकिए जरा, फिजिकल लेयर के अंदर आपको कुछ ना कुछ तारों जैसा दिखेगा। ठीक है, अब ये आप यहाँ पर भी देखेंगे तो सिग्नल हो गया है जैसे लिखा हुआ, कुछ ना कुछ तारों जैसा कनेक्शंस आपको दिखेगा। अब ये जो है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद अगर आप डेटा लिंक की तरफ जाएंगे तो इसके अंदर आपको जो है डेटा का कनेक्शन जैसा कुछ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर नेटवर्क की तरफ आप जाएंगे तो राउटिंग ऑफ सिग्नल्स, डिवाइड द ऑनगोइंग मैसेज इनटू पैकेट्स एंड टू एक्ट एज अ नेटवर्क कंट्रोलर फॉर राउटिंग डेटा। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसमिशन आपको दिखेगा। थोड़ा थोड़ा बात को समझ पा रहे हैं? कहानी कुछ ऐसी है कि ये स्टेजेस हैं एक फैक्ट्री के। जैसे कि कुरकुरे का पैकेट आपके घर पे आता है 25 रुपए का, तो उसके स्टेजेस होते हैं कि सबसे पहले भुट्टा जो है फैक्ट्री के अंदर आएगा, फिर वो क्लीन होगा, फिर उसके बाद ये होगा, वो होगा, दुनिया भर की चीजें होंगी। तो ये स्टेजेस हैं नीचे से ऊपर की तरफ, अगर आप देखोगे तो आप समझोगे। आखिरी स्टेज के अंदर क्या है कि वो तारे वारे जोड़ी जाएंगी, यानी तारों वाला जो लेवल है वो फिजिकल लेयर है। उसी समय तय हो जाएगा कि वो सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है। इसके जब आप ऊपर की तरफ आओगे तो उसके अंदर अगर कुछ गड़बड़ होगी तो उसे यहाँ पर ठीक करा जाएगा। उसके बाद नेटवर्क के केस में उसे छोटे छोटे पैकेट्स में बंद करा जाएगा। पैकेट्स में क्यों बंद करा जाएगा? क्योंकि उसे हमें जो है आगे पाथ देना है। ट्रांसपोर्ट के अंदर उसे ट्रांसमिट करा जाएगा, यानी उसे आगे की तरफ भेजा जाएगा। सेशन लेयर के अंदर बेसिकली क्या होगा, ये आपका कनेक्शन वगैरह बना के रखेगा। प्रेजेंटेशन के अंदर डेटा यूजेबल फॉर्मेट तक पहुंच जाएगा और डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन लेयर के अंदर वो वापसी जो है कन्वर्ट हो जाएगा और हमें जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा दिखेगा। इतना आसान नहीं है, मैं मानता हूं। मेन सीक्वेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहला आखिरी चौथा इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरा भी मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा थोड़ा आपको मैंने वो बता दिया है जिससे कि आप जो है एलिमिनेशन लगा के अपने आंसर को निकाल सकते हैं। क्या इस बात को आप पूरे तरीके से समझ पाए? रुकिए, इधर आ जाइए जरा। सेशन लेयर के अंदर क्या हो रहा है? To man, it is used to manage and synchronize conversation between two systems. It controls logging on and off using identification, billing, session management। कहानी बाजी दे रखी है। प्रेजेंटेशन के अंदर क्या हो रहा है, देखो इसे पढ़वाता हूँ काम की बात। फिजिकल लेयर के अंदर तारे वगैरह जुड़ी हैं। डेटा लिंक लेयर के अंदर मैक, ये मैक स्विच क्या है अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा।
नेटवर्क लेयर के अंदर आईपी से एसोसिएटेड काम हो गया, आप जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी है। उसके बाद आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे ट्रांसमिशन हो गया। सेशन लेयर के अंदर एस्टैब्लिश एंड मेंटेन कनेक्शन हो गया। प्रेजेंटेशन के अंदर वो एनक्रिप्ट हो जाएगा, यानी वो तैयार है प्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद एप्लीकेशन में वो एक्चुअली जो है हमारे सामने आ जाएगा, ह्यूमन और मशीन का इंटरफेस होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग। आज रात को कोई क्लास नहीं है, आज मैं आपको 8:15 बजे फ्री कर दूंगा। और आप लोग लेट कैसे होगा, देखिए थ्योरी क्लासेस में आप कभी लेट मत होया करो। एमसीक्यू क्लास में आप 1 घंटे के बाद भी आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 25 एमसीक्यूज कराया, क्वेश्चन नंबर 14 से जुड़ गए तो 14 to 25 तैयार हो गए, 1 to 13 बाद में देख ली। बट थ्योरी क्लासेस में अगर आप पहले 15 मिनट भी नहीं आओगे तो आपको वो समझ ही नहीं आएगा, वो आपके पूरे 2 घंटे खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर थ्योरी क्लासेस में आप टाइम पे। चलिए दोस्तों आगे, क्या यहाँ तक की बातें आप मेरी समझ पाए हैं? अब आते हैं जी कुछ ऐसी बातों पे जो पेपर के लिए फुल फॉर्म्स जितनी काम की है, बट मैं आपको थोड़ा सा उसमें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सेशन लेयर जो आपकी है वो आपकी बनेगी 5वें नंबर पे। देखिए 1 2 3 4 5 सेशन लेयर आपकी यहाँ पर है, और इसका जो मेनली काम है वो देखिए एक्चुअली क्या है ना प्रिंसी, हर लेयर बाकी 2 लेयर के बीच का काम कर रही है। सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के बीच का काम करती है, यानी ट्रांसपोर्ट होकर डेटा आया और प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होने से पहले का इसके बीच का जो काम है वो सेशन लेयर का काम है। इसका काम है जो पोर्ट्स वगैरह है उसे कंट्रोल करना। ठीक है, देखिए ये समझना होगा, ये एक एसएससी ओरिएंटेड कंप्यूटर कोर्स है, ये कोई एथिकल हैकिंग के लेवल का या कोई कोडिंग डिकोडिंग का कोई कोर्स नहीं है, तो उसी लेवल पे आपको उसमें ले जा सकता हूँ। ठीक है, अननेसेसरी हम चाहूँ तो मैं इसकी सारी की सारी लेयर्स पे आपको पूरी प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, बट दैट इज नॉट वर्थ योर टाइम और माई टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पेशली क्लासेस अब यही तो बस शिवा आपकी गलती है, हफ्ते में कोई इंसान 4-5 क्लासेस दे रहा है, अगर आप वो भी लगाने में किसी वजह से आप छूट रहे हैं तो फिर नुकसान हो जाएगा। अब बाकी बच्चे देखिए आपसे आगे निकल गए। शिवा आप 10 मिनट वेट कीजिए, नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा अभी साइबर सिक्योरिटी का, वहां से कंटिन्यू करना। जो पेंडिंग है उसे पूरा कर लो, वरना अगला अटेम्प्ट दोबारा देना पड़ जाएगा। मुझसे कर लो, कहीं और से कर लो, मैं नहीं कह रहा मुझसे ही पढ़ो, आके जहां पढ़ना है वहां पढ़ लो, खुद पढ़ना है वहां पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। ठीक है, चलो हाँ बिल्कुल पूरा करिए, देखिए नुकसान मत करिए अपना। चलिए जी आते हैं एक ऐसी बात पे जो कि कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फुल कोर्स है तो कराना जरूरी है। फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, फुल फॉर्म्स आपको ऑलरेडी आती है, बट थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा मैं। देखिए मैक एड्रेस नाम की एक चीज होती है, ये मैक का कहीं से कहीं तक आईफोन से कनेक्शन नहीं है, एप्पल से कनेक्शन नहीं है, तो वो वाला मैक नहीं है। मैक एक जनरल टर्म है। ठीक है, इसी तरीके एक शब्द होता है आईपी एड्रेस, ये दोनों शब्द आपने सुने होंगे, ये IPv4 IPv6 का सवाल आपने अपने पेपर में देखा होगा। इसी तरीके हम आगे चलेंगे तो आपने कहीं पर डोमेन नेम लिखा हुआ देखा होगा, यूआरएल लिखा हुआ देखा होगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। HTML की फुल फॉर्म, यूआरएल की फुल फॉर्म, इन सब चीजों की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद HTTP HTTPS में क्या फर्क है ये बताऊंगा, और उसके बाद ये कुछ बेसिक बातें मैं आपको दे दूंगा, आप इसे रीड करिएगा। इंटरनेट और वेब के बीच का डिफरेंस आपको बताऊंगा, ये पोर्शन करा के DNS की फुल फॉर्म बताऊंगा, बहुत बेसिक सी बात बताऊंगा, और उसके बाद जो है मैं इस चैप्टर को कंक्लूड करके अगले चैप्टर की तरफ चल लूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक बात को समझिए। मान लेते हैं आप एक ऑफिस में काम करते हैं, और वहां पर क्या होता है कि आपको कोई डेटा जो है अपने ई ऑफिस में अपलोड करना है। ई ऑफिस बोलो या जीमेल बोलो या कुछ भी बोलो, जीओवी मेल बोलो, जीओवी मेल गवर्नमेंट का मेल है। अब आप लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने पे क्या होता है कि आप अपना आईडी, दैट इज जीओवी आईडी, और पासवर्ड डालते हैं। क्या इतने से लॉगिन हो जाता है? नहीं, उसके बाद वो आपको ओटीपी भेजते हैं। सरकार का काम बहुत पक्का है और यही होना चाहिए। ओटीपी प्लस पासवर्ड अगर मिलेगा तो जाके आपका लॉगिन होगा, समझ पा रहे हैं? उसके बाद क्या होता है कि आपने लॉगिन कर लिया, अब उसके बाद आपने लॉग आउट कर लिया। एक और डेटा जो है सेव होता है, वो सेव ये होता है कि कौन से सिस्टम से आपने लॉगिन करा है। सुना होगा ना देसी भाषा में आईपी एड्रेस क्या है इस सिस्टम का, आईपी एड्रेस बताओ, ये वो बहुत बार आपने सुना होगा। यानी वो बेसिकली कौन सा सिस्टम है वो भी लोकेट करता है। कि मान लेते हैं मैं 15 दिन की छुट्टी पे, ठीक है, और मेरे ऑफिस में किसी वजह से मेरा, मान लेते हैं, या मैं ऐसा समझो मैं एक शेयरिंग रूम में रहता हूँ, शेयरिंग फ्लैट है मेरा, जिसमें और भी मेरे साथ के ऑफिसर्स रहते हैं। मैं किसी वजह से बाहर गया हुआ हूँ 2 दिन की छुट्टी में, मेरे पास 2 फोन है, एक फोन वहीं रह गया ऑफिस वाला। अब कोई चाहे तो, हाइपोथेटिकली बहुत ही मुश्किल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, क्या वो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो कर सकता है अगर उसे मेरा पासवर्ड भी पता है, मेरे फोन का पासवर्ड भी पता है, ओटीपी भी पता है? बिल्कुल कर सकता है वो। तो कैसे उसे ट्रेस करा जाएगा कि वो मैंने ही लॉगिन करा है या किसी और ने करा है? वो इस तरीके ट्रेस करा जाएगा कि उसका सिस्टम नंबर जो है वहां पर देखा जाएगा, उसका आईपी एड्रेस देखा जाएगा। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? तो सिंपल भाषा में आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस जो होता है, ये बताता है कि आपने कहाँ पे लॉगिन करा है। देखिए नेटवर्क के सबसे बेसिक पोर्शन में मैंने आपको ये चीज बताई थी, इसमें हर एक जो पॉइंट है ना, ये लोकेट करा जा सकता है। हर एक पॉइंट को आप लोकेट कर सकते हो एक सर्टेन नंबर से। एक नंबर होता है, जैसे 1001 ये मेरा नंबर है, 1002 आपका नंबर है। हर सिस्टम का एक नंबर होगा। क्या मैं इसे नोड कह सकता हूँ? आपको वो शब्द याद होंगे पिछली क्लास के, जब मैंने आपको टोपोलॉजी पढ़ाई होगी, कि हर एक नोड को लोकेट करा जा सकता है कुछ एड्रेसेस का इस्तेमाल करके, जैसे कि आईपी एड्रेस है या फिर मैक एड्रेस है। देखिए सबसे पहले कहानी पढ़ाता हूँ।
पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है मैक की फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। और ये इसे हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं या फिर हार्डवेयर एड्रेस बोलते हैं, जो कि जुड़ा है आपके कंप्यूटर से। जब आपका कंप्यूटर बना होगा उस पॉइंट पे उसके ऊपर ये लिख दिया गया होगा। समझ पा रहे हैं बात को? यानी जब आपका कंप्यूटर बना होगा तो उसके ऊपर उस समय ये लिख दिया गया होगा भी इसका ये एड्रेस है और ये चेंज नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं बात को? ये चेंज नहीं होगा। और जब भी जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी के ऊपर चेसिस नंबर होता है, उसे शाजी चेसी कई तरीके बोलते हैं, दुनिया में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। इंजन नंबर होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखेंगे अपनी बाइक का या फिर अपनी कार का, तो उस पर सिर्फ आपकी गाड़ी का नंबर नहीं लिखा होता, उस पर इंजन नंबर भी लिखा होता है, चेसी नंबर भी लिखा होता है। यानी आप ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी बाइक की नंबर प्लेट आपने लगाई और आप निकल लिए। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मैंने गाड़ी चोरी कर ली स्विफ्ट व्हाइट कलर की, ठीक है। अब मेरे पास अपनी भी एक स्विफ्ट है व्हाइट कलर की, सेम मॉडल। अब तो मैं काम करता हूँ, 4 स्विफ्ट चोरी कर लेता हूँ, पांचों चलती रहेंगी आराम से, पांचों दिखने में मेरी गाड़ी जैसी है, नंबर प्लेट सबके सेम लगा दूंगा, कोई रोक ही नहीं सकता मुझे। तो आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक पल्सर है ब्लैक कलर की, तो मैं 10 पल्सर चोरी कर लूँ, अपने घर में सबको बांट दूं, तोहफे पे, बर्थडे है ले एक पल्सर, कोई बात नहीं। स्कूल से जल्दी घर आ गया, अच्छा खेलने नहीं जाएगा, ले पल्सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। और उसके बाद वो सारी पल्सर एक साथ घूम रही हैं, मैं बैठा ही हूँ, मेरे पास मेरी अपनी एक्चुअल पल्सर का सब डिटेल है। बस समझ पा रहे जो पॉइंट मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। बट कहाँ पर जाके पुलिस या जो भी जैसे भी पकड़े जाते हो, ट्रैफिक पुलिस कैसे पकड़ती है? जब आपकी आरसी देखी जाती है ना, तो उस पर इंजन नंबर, चेसी नंबर, ऐसी डिटेल्स भी होती है जो कि इन सबकी अलग अलग होगी। थोड़ा सा लॉजिक समझ आया? क्यों? अब एक्चुअली क्या है, इतना डिटेल में को पुलिस वाला नहीं जाता है, सड़क पे आपको रोका, नंबर मिलाया, बस हो गया काम खत्म। बट स्टिल जो देखना चाहे वो इस तरीके देख सकता है। अगर कभी इंटेलिजेंस मिलती है या इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो इस तरीके जो है लोग पकड़े जाते हैं, ठीक है जी। मैक एड्रेस के बारे में आप थोड़ा बहुत समझे कि जो आपका उसका जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो कंप्यूटर है, उसके ऊपर पहले से उस पे जन्म पत्री लिख दी गई है कि भैया तेरा नंबर ये है, वो नहीं बदल सकता चाहे जो हो जाए। अब ये तो ऊपर ऊपर की बात है। देखिए, जी हाँ, साइकिल पे भी लिखा जाता है, बिल्कुल आपने सही कहा। साइकिल की चोरी भी इसी तरीके पकड़ी जाती है, राजेश ने जैसा लिखा। अदरवाइज साइकिल तो कोई भी किसी की भी चलाता रहेगा। साइकिल की चोरी ऐसे ही पकड़ी जाती है उस नंबर को देख के। खैर इधर आइए, यहाँ पर मैक एड्रेस से जुड़ी जो आपको बात पता होनी चाहिए वो मैक की फुल फॉर्म है। उसके अलावा ये 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर है। अब हेक्साडेसिमल नंबर, क्या आपको बचपन की बातें याद है कि एक नंबर 4 में कवर होता है? पता नहीं अब आपको वो बात मेरी याद है या नहीं याद है। अरे 1111 इज इक्वल टू एफ इन हेक्साडेसिमल। तो क्या ये 12 डिजिट हेक्साडेसिमल जो है 48 बिट्स का बन गया? इसीलिए पहले वो पढ़ाता हूं। कोई आपसे पूछेगा तो क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अंक का है? नहीं। ये कितने बिट्स कवर करेगा? हर एक जो पॉइंट है वो 4 बिट्स कवर करेगा, तो 48 बिट कवर करेगा, जिसमें जो पहले 6 डिजिट्स हैं वो आपके मैन्युफैक्चरर की आईडी के होंगे, कि मान लेते हैं मेरा कंप्यूटर डेल का है, इसका है या उसका है। और उसके बाद जो है आखिरी 6 डिजिट्स जो है मेरे अपने कंप्यूटर के होंगे। क्या बात को समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई कंप्यूटर खरीदा डेल का, तो वो पहले डेल लिख देगा, उसके बाद वो 349 लिख देगा, तो ये डेल पता लग गया और ये वैसे पता लग गया। थोड़ा सा लॉजिक आप समझ पाए? जैसे हमारी गाड़ी के नंबर होते हैं, तो गाड़ी के नंबर में पहले 2 अंक से आप ये देख सकते हो कौन से राज्य का है, फिर आप ये देख सकते हो कौन से जिले का है, उसके बाद वो सीक्वेंस मैटर करता है कि वो आपने पहले खरीदी है बाद में खरीदी है ना, इसी तरीके चलता है। क्या आपको मोटे मोटे तौर पे बात समझ आई? मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, मैं आपको यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कोडर नहीं बनाने आया हूँ। आपको एग्जैक्टली समझ नहीं भी आया, आई एम ओके विद इट। मेरे लिए चाहिए कि अगर पेपर में सवाल दिखे तो आप उस पर टिक करें, आगे बढ़े, बस। ठीक है, कुछ और फुल फॉर्म्स जो मैं चाहूंगा आप यहाँ से पढ़ लें, वो ये है आपका ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। ये कुछ नहीं है, जो मैन्युफैक्चरर ने अपना कोड डाला है, जैसे कि यहाँ पर ये है, उससे पता लग जाएगा कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। ठीक है, यूनिक सीरियल नंबर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डाउट्स अभी नहीं लूंगा सुबह, तो डाउट्स बिल्कुल एंड में लिए जाएंगे, तो आप इस क्लास में अपने डाउट भेज के जा सकते हैं। आप 11:15 के आसपास आइएगा, तब कोशिश करके डाउट लूंगा, वरना सेम इसी तरीके अगली क्लास में आप भेज देना। क्या इस पेज से जो बातें मैं आपके साथ पूछना चाहता हूँ आपको समझ आई? मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है, आपको मैक की फुल फॉर्म पता होगी, साथ में ये पता होगा हार्डवेयर एड्रेस से जुड़ा है, साथ में ये पता होगा कि ये 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ये स्विफ्ट बाजी हटा देता हूँ, मैं वो लिख देता हूँ जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैक की फुल फॉर्म, मैक एक 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर है और 48 बिट कवर करता है, जिसमें पहले जो 6 डिजिट्स हैं वो मैन्युफैक्चरर से जुड़े हैं और वो बताते हैं आपका OUI, और जो आखिरी के 6 डिजिट्स हैं वो एक यूनिक नंबर है बस। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? इन 6 डिजिट्स को मैं 24 बिट्स भी बोल सकता हूँ।
ये कोई आपसे नहीं पूछने वाला, यूएसएन, जस्ट टेलिंग, आपको पता होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसकी फुल फॉर्म शायद ही कोई पूछे, बट हाँ यूओआई आपसे पूछ सकता है इन रिलेशन टू मैक। व्हाट डज ओयूआई स्टैंड फॉर, माफी चाहेंगे यूआई बोला मैंने, व्हाट डज ओयूआई स्टैंड फॉर। ठीक है, गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई है दोस्तों? अब चलते हैं आगे। आईपी एड्रेस क्या है समझते हैं। इसका काम है ये बताना कि ये कंप्यूटर कहाँ पे रखा है। एक ही लाइन में मैंने सारी कहानी बता दी। इसका काम है ये बताना कि ये कंप्यूटर कहाँ पे रखा है, उस पर्टिकुलर जो नेटवर्क की पूरी हमने चेन बिछा रखी है उसमें कौन से जॉइंट पर ये बैठा हुआ है। मेरी पल्सर है ये बताया मैक ने, मेरी पल्सर कहाँ पर है ये बताया आईपी ने। सिंपल रखा है चीजों का, अननेसेसरी मिक्सअप नहीं करा है, भारी भरकम बातें नहीं करी है। आईपी एड्रेस में एक तो आपको आईपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसका काम है ये बताना कि कौन सा सिस्टम कहाँ पे रखा है। इट्स फंक्शन इज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच नोड इन अ नेटवर्क, हर एक नोड को बताना। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ऑब्वियसली ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक ही सिस्टम उठा के दिल्ली से चेन्नई ले गए तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि वो नेटवर्क का पोजीशन बदल गई उसकी। मैक एड्रेस चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज हो सकता है। अरे दोनों में फर्क समझ आया? कि मान लेते हैं कि मेरा कंप्यूटर यहाँ पर अभी रखा हुआ है, आज से 2 साल पहले मैं मान लेते किसी और शहर में रहता था, तो वहां मैंने अलग कनेक्शन ले रखा होगा, सब चीजें अलग होगी, तो वो लोकेशन ये लोकेशन अलग अलग बताई जा सकती है बिकॉज ऑफ आईपी एड्रेस। चलिए, आईपी और मैक में फर्क आपको समझ आ गया होगा। जी हाँ, आईपी एड्रेस उस पर्टिकुलर ज्वाइंट का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए मैं बता देता हूँ। आईपी एड्रेस 2 लेवल के होते हैं। एक होता है वर्जन 4, ये थोड़ा सा पुराना हो चुका। एक होता है वर्जन 6, ये थोड़ा सा नया है, ये ज्यादा अपडेटेड है, ध्यान से सुनिएगा। एक है आईपी एड्रेस वर्जन 4, IPv4। ये 32 बिट का होता था। 32 का मतलब होता है, देखिए, IPv4, ये हो गया 2 की पावर 5। और इसी तरीके बाद में जो आपका आया है वो आया है IPv6, ये है आपका 2 की पावर 7। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इस चीज को? ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा 32 बिट का है और कौन सा 128 बिट का है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली अगर 128 बिट वाला है तो ये जो है आपका ज्यादा सिक्योर होगा। एक बार अब रीड करके बता देता हूँ। इनिशियली जो आया था वो आया था आपका IPv4, जो कि 2 की पावर 5 यानी 32 बिट का एड्रेस हुआ करता था। अब इसके अंदर आपको 4 ऐसे सेट देखने को मिलते थे, और ये जो है बेसिकली आपको 8 बिट बाइनरी नंबर जो है होता था, जो कि 0 से लेकर 255 तक वैरी हो सकता है। 256 टोटल प्लेसेस पॉसिबल है। 256 कितने होते हैं? ये होते हैं 2 की पावर 8। सोच के देखिए जरा, है ना? ये बारीकियों को थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं 0 से 255 है, एक्चुअली 266 डिफरेंट थिंग्स आर पॉसिबल। यहाँ तक आप बात समझे। 8 बिट बाइनरी है, बाइनरी का मतलब आप जानते हैं इसका बेस 2 होगा, और इसके अंदर आपको 4 अलग अलग बातें सेपरेट होकर यहाँ पर दिखती थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब ऑब्वियसली ये 0 लिखा है, ये 3 डिजिट 2 डिजिट कुछ भी हो सकता है। ये अब आपका जो IPv6 है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर आपको यहाँ पर 4 करके कितने सेट देखने को मिलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मेन जो इस पेज से मैं आपसे चाहता हूँ IPv4 IPv6 में ये पता होना चाहिए कि 2 की पावर कितने से वो जुड़ा है, यानी उसका एड्रेस कितने नंबर्स का है। उसके अलावा आपको ये 0 से 255 वाली बात भी पता होगी तो और अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं, इस पेज पे आ जाते हैं। सबसे पहले HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बेसिकली कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो गवर्न करता है कि आपका जो सिस्टम है, वो जो वेब पेज है वो कैसा खुल रहा है, और वो उस वेब पेज का कनेक्शन कहाँ से है। आपने हर एक जगह ये सब लिखा हुआ देखा होगा, HTTPS HTTP। इनफैक्ट अनअकैडमी पे भी जब आप आते हैं, लॉग इन करते हैं, वेब पेज को चलाते हैं आप या मैं, तो आपको ये चीज वहां लिखी हुई दिखती होगी। ठीक है, भले ही आजकल गूगल ने जो है बहुत अपडेटेड सिस्टम कर दिया, तो लिखी हुई ना दिखे, क्योंकि गूगल का मानना है कि सिर्फ वही दिखे जो इंपॉर्टेंट है, बट वो डेफिनेटली उसके अंदर होता है। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर शो आपको करेगा। ठीक है, इस एस का मतलब होता है शो, इस एस का मतलब होता है सिक्योर। HTTPS के में जो एस का फर्क है वो है सिक्योर, यानी ये साइट पे आप आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं, कोई हैकर वगैरह यहाँ से आपका डेटा नहीं उठा सकता। URL क्या होता है? ये पूरा लिंक। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, अगर आपको मैं अपनी नोबेल प्राइज की क्लास देता हूँ तो जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो है एक URL। URL आपको कभी भी वेबसाइट पे नहीं लेके जाता, वो आपको वेब पेज पर लेके जाता है। यानी अगर मैं आपको नोबेल प्राइज की क्लास का लिंक दूंगा तो वो सीधा नोबेल प्राइज की क्लास का पेज खुलेगा, ना कि अनअकैडमी का होम पेज।
अगर होम पेज खुलेगा तो वो पर्पस बीट हो गया, फिर तो आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी क्लास। इसी तरीके अगर मैं आपको यहाँ एक लिंक देता हूँ किसी न्यूज का, तो उस मान लेते हैं मैंने आपको अमर उजाला का न्यूज का एक यूआरएल दिया, तो एग्जैक्टली वो लिंक वहां पर खुलेगा, वो पेज वहां पे खुलेगा, ना कि अमर उजाला का होम पेज। तो पेपर में आपसे पूछेगा यूआरएल क्या लोकेट करता है, वेब पेज, वेबसाइट, ऐसे करके वेब पेज उसका आंसर होगा। ये एसएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या आपको यहां तक की बात समझ आई? अब थोड़ा सा रीड कर लेते हैं जी। URI is Uniform Resource Identifier. It is a unique address for each resource located on the web. It is also known as URL. अधिकतर लोगों को URL तो पता होता है, URI नहीं पता होता। दोनों समझ पा रहे हैं बात को? एक ही बात है। अब आप फंस सकते हैं पेपर में URI देख के, आपको लगेगा URL पढ़ा था, वो तो पेपर में आया नहीं। URI और URL एक ही बात है, लोकेटर बोले आइडेंटिफायर बोले एक ही बात है। अब थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। एवरी पेज ऑन अ वेब हैज अ यूनिक URL। ये कॉमन सेंस वाली लेकिन काफी इंपॉर्टेंट बात है। हर एक पेज का एक डिफरेंट जो है यूआरएल होगा, तभी तो हम उसे लोकेट कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को? यूआरएल को ही वेब एड्रेस भी कहा जाता है, यानी यूआरआई, यूआरएल और वेब एड्रेस तीनों एक ही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है इसके अंदर सिर्फ डोमेन नेम होगा, यानी सिर्फ अनअकैडमी या सिर्फ एनसीईआरटी होगा। इसके अंदर एग्जैक्टली उस पेज तक का डेटा होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो भले ही डोमेन नेम ये है, या फिर अनअकैडमी के उस नोबेल प्राइज की क्लास में डोमेन नेम अनअकैडमी है, बट यूआरएल पूरा काउंट होता है। क्या इस बात को आप समझ पाए? प्रोटोकॉल के बारे में आपको बता ही दिया, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी एक सेट ऑफ रूल्स है, जो कि जितने वेब पेजेस हैं इन्हें आपस में कनेक्ट करता है। HTTPS अगर आप लगा देंगे तो वो सिक्योर बन जाएगा। क्या इस पेज से जुड़ी सारी बातें आपको समझ में आई दोस्तों? तो मैं आगे चलूं, आप सेशन में बने रहें। आपके साथ में 2 मिनट में मिलता हूँ। पानी की बोतल जो है नहीं रखी हुई है मैंने। 2 मिनट के बाद मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। प्लीज सेशन में बने रहें। आपकी चैट खुली हुई है, आप आपस में कुछ बात करना चाहें कर सकते हैं, बट आई होप आप वही लिखेंगे जो लिखना सही है। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है आपके लिए। आप वो स्लाइड नोट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं, जस्ट इन केस यू वांट टू। ठीक है, सेशन में आप प्लीज बने रहें। एक बार कंफर्म करें। जी हाँ, भेज सकते हैं यूआरएल को शॉर्ट में करके, बट अल्टीमेटली उसकी डिटेल सेम ही रहती है। चलिए खैर आगे चलते हैं। एक कमेंट आपको बड़ा सोचा रिप्लाई कर देता हूँ। देखिए, आपको कीवर्ड समझना होगा कि इंटरनेट में और वेब में क्या फर्क है। कीवर्ड समझाता हूँ। आमतौर पे हम दोनों को आपस में मिक्स करके बोल देते हैं, जैसे कि जेरोक्स मशीन और फोटोस्टेट की मशीन को हम मिक्स करके बोल देते हैं, बट एक्चुअली जेरोक्स और फोटोस्टेट में फर्क है। फोटोकॉपी मशीन एक्चुअल नाम है, जेरोक्स एक कंपनी है जो उस मशीन को बनाती है। वो इतनी पॉपुलर है, उसका ऑलमोस्ट एक मोनोपोली है मार्केट में, जिस चक्कर में वो नाम इंटरचेंजेबल हो गए हैं। देखिए, इंटरनेट का मतलब है ह्यूज ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। फिर से सुनिए, इंटरनेट का मतलब है ह्यूज ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। अब उस कंप्यूटर में से किसी को किसी से कुछ शेयर करना है या नहीं करना है, वो उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है। वेब होता है इंटरलिंकिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट इज एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। क्या फर्क आपको समझ में आया? पूरी दुनिया में जो लोग हैं, ये एक तरीके का इंटरनेट है। उनमें से कोई किसी से बात करना चाहे या ना चाहे वो एक अलग बात है, क्योंकि हम सब आपस में कैसे ना कैसे कनेक्टेड है, तो हम इंटरनेट का हिस्सा हो गए। लेकिन अगर एक डेटा पूल है जहां पर कुछ शेयर हो रहा है, तो उस डेटा पूल को हम वेब बोलेंगे। जितने भी वेब पेजेस हैं दुनिया के मिलाकर, उन सबको इकट्ठा रख दोगे तो वेब बनेगा। ठीक है। जितने भी कंप्यूटर्स आपस में इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जितने भी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हैं, तो उनको मिलाकर इंटरनेट बोला जाएगा। क्या बारीक सा फर्क आपको समझ में आया? पेपर के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट वैसे यहाँ से बन नहीं सकता, स्टिल सोचा कवर करा देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं जी। ये एक बार रीड कर लीजिएगा, आपसे ये पूछ लेगा कल को यहाँ पर। हाँ, एक अच्छा सवाल बन सकता है इस तरीके का, और ऑप्शन में वेब भी दे देगा और इंटरनेट भी दे देगा। इसी तरीके का यहाँ से एक सवाल बनाएगा इस तरीके का। क्या आपको कीवर्ड समझ में आया? जहां पर वो कहे बहुत सारे वेब पेज है तो वेब आंसर है, जहां पर वो कहे बहुत सारे डिवाइसेस हैं तो कंप्यूटर जो तो इंटरनेट आंसर है। वेब पेज और वेबसाइट में डिफरेंस बताता हूँ। HTML आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, HTML की फुल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है, इसमें आप लिखते हैं वेब पेजेस को। यानी जब भी आप मान लेते हैं आपने एक वेब पेज कुछ भी खोला हुआ है, आप सीधा Ctrl+S दबाएंगे ना, तो वो कहेगा कैसे सेव करना चाहते हो, तो वो जनरली HTML वेब पेज में सेव करता है उसे। इन शॉर्ट, जो कंप्यूटर की भाषा है, जो वेब पेज के बात को कॉपी करके आप कहीं पे पहुंच जाते हो, वो HTML की भाषा है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो भी वेब पेज पे जैसा भी कुछ लिखा हुआ है, वो सब किस भाषा में बना होगा? वो HTML में बना होगा। तभी जब आप उसके लिंक पे क्लिक करते हैं तो सीधा ये वाला पेज खुल जाता है।
मैं आपको इस बात को कहीं ना कहीं लिखा भी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेब पेज इज डिजाइंड यूजिंग HTML। सिंपल भाषा में बताता हूँ, इंटरनेट की दुनिया में जो पेजेस बनते हैं वो जिस भाषा में लिखे जाते हैं वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन इस वजह से है जिससे कि आपके और मेरे कंप्यूटर में सेम बात दिख सके। अगर आपको चीज अलग दिख रही है, मुझे अलग दिख रही है, मैंने आपको भेजा ए, आपके पास पहुंचा बी, तो वो यूजलेस है। इस वजह से कॉमन लैंग्वेज चुनी गई है पूरी दुनिया के द्वारा, जिसके अंदर सारी बातें लिखी जाएंगी, जिससे कि जब कंप्यूटर पे वो खुले तो आपको, मुझे, हम सबको जो है वो आराम से पढ़ने में आ जाए। ठीक है, आपको इस पेज से जो पता होना चाहिए वो HTML की फुल फॉर्म, थोड़ा सा काम, URI, URL, डोमेन नेम का मतलब, वेब पेज, वेबसाइट का फर्क अभी बताता हूँ, HTTP, HTTPS, उसके अलावा इंटरनेट और वेब का डिफरेंस। देखिए, अगर आप एक किताब को देखते हैं, मान लेते हैं कोई किताब की बात करते हैं, M लक्ष्मीकांत की, ये पॉलिटी की किताब है, पूरे देश को पता है कि ये बेस्ट किताबों में से एक है, एटलीस्ट प्री के लिए, UPSC के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पॉलिटी की। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं एक इसी के अंदर छुपे हुए पेज से, तो मैं कहूंगा जी वो है पेज नंबर 69 ऑफ M लक्ष्मीकांत। जब भी मैं इसकी बात करूंगा तो मुझे इसका फर्स्ट पेज दिखेगा, और यही हो गई वेबसाइट। जैसे आप unacademy.com खोलेंगे तो आपको अनअकैडमी का होम पेज दिखेगा, तो यही हो गई अनअकैडमी की वेबसाइट, जिसके अंदर बहुत सारे हजारों लाखों वेब पेजेस बने हुए हैं। ऐसे ही इस किताब के अंदर बहुत सारे हजारों के हिसाब से 800-900 हजार पन्ने हैं। क्या आपको फर्क समझ में आया? आपकी जो डायरी होती है वो, उसके अंदर वो ओवरऑल पूरी डायरी एक वेबसाइट हो गई, उसके अंदर आपके बहुत सारे वेब पेजेस हो गए। फर्क समझ आया साइट में और पेज में? साइट कंटेन्स पेजेस, पेजेस कैन बी इन थाउजेंड्स और लैक्स और करोड़। ठीक है, google.com एक वेबसाइट है, google.com के आगे पूरी कहानी कुछ लिखे, एक सर्टेन पेज खुल रहा है तो वो एक वेब पेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। टिम बर्नर्स-ली वाली भी 1990 के समय से मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। वेब और इसके बीच का फर्क आपको पता होना चाहिए। अगर वो वेब पेजेस जैसा लिख के दे रहा है क्वेश्चन में तो वेब है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइसेस, ये कंप्यूटर्स, ये सब लिख के दे रहा है तो इंटरनेट है। आगे चलते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, डोमेन नेम वगैरह क्या होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ NCERT.com ऐसे करके .nic.in, तो ये इसका डोमेन नेम हो गया। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको पता होनी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, conversion of the domain name of each web server to its corresponding IP address is called domain name resolution। ये DNS सर्वर के द्वारा करा जाता है। DNS की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डोमेन नेम रेजोल्यूशन। अभी समझाता हूँ क्या है। देखिए, आप अगर कोई चीज यूज कर रहे हैं तो आपको तो यही बात समझ में आती है ना, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक तो कुछ ऐसा चलता है ना, आपको तो वो ये कि आपको तो बस इंग्लिश पढ़नी आती है, आपको तो अनअकैडमी पढ़ना आता है, आपको NCERT पढ़ना आता है, लेकिन क्या बैकग्राउंड में ये कहानी चलती होगी? दोबारा समझाता हूँ, NCERT.nic.in देश में कहीं पर भी बैठा है, वो कहीं तो एक पर्टिकुलर नोड पे बैठा होगा ना, जहां से वो सबको डेटा देता होगा पूरे देश को। वो नोड का कोई ना कोई IP एड्रेस होगा ही होगा। तो हमें अगर वो बार बार IP एड्रेस लिख के दिखेगा तो हमें तो वो समझ ही नहीं आएगा वो क्या है। इस वजह से हमें तो ये दिखता है जो हम पढ़ सकते हैं या फिर हम इसे सर्च करते हैं। तो ये जो कन्वर्जन होता है ये DNS सर्वर के द्वारा होता है। आपको जो ध्यान रखना है वो, एक तो ये अगर हो सके तो ये पूरी डेफिनेशन याद रख लेना है, ऑलरेडी थोड़ा हाई लेवल कंटेंट चल रहा है, अगर इसमें से आधी बातें भी समझ गए तो आप जीत जाएंगे। और सेकेंडली आप DNS की फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, इतना आप कर लेंगे तो काम बन जाएगा। इन शॉर्ट, डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने का जो काम है वो DNS सर्वर करता है। इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी, बात को आप समझ पा रहे हैं? ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा चाहो तो ध्यान रख लेना, टोटल जो है DNS सर्वर्स आर प्लेस्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर। एट द टॉप लेवल देयर आर 13, टोटल 13 सर्वर्स मेन है जिन्हें रूट सर्वर्स कहा जाता है, और उसके नीचे और बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए। टोटल 13 है, ये आप ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि A से लेकर M तक 13 जो है बनते हैं, और इसी सीक्वेंस में इन्हें लगाए गए हैं। इनमें से 10 US में है, एक लंदन में है, लंदन आप जानते हैं कहाँ पर है, स्टॉकहोम भी आप जानते होंगे, और एक जापान में है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, जो कि DNS के रूट सर्वर्स की लिस्ट रखती है। ये रूट सर्वर्स ही आगे जाते हैं और बहुत सारे नए नए सर्वर्स बना देते हैं। अगर आपको इनमें से बातें नहीं भी समझ आ रही फिर भी रीड कर लीजिए बस, क्योंकि अगर आप एक बार रीड भी कर लेंगे तो काम बन जाएगा। आपसे पेपर पूछेगा 10
13 में से 10 जो रूट सर्वर्स हैं डीएनएस के वो कहाँ पर है, और आपको ऑप्शन मिलेगा जापान, लंदन, यूएस, स्टॉकहोम, तो आपका काम बन जाएगा। मैं चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ IANA की पूरी इतिहास में चले जाऊँ, या ये 10 कौन कौन से शहरों में है वहाँ चले जाऊँ, ये जापान में कहाँ है, स्टॉकहोम में कहाँ है, लंदन में कहाँ है, उसमें चले जाऊँ, बट मुझे नहीं लगता वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है तो आप उसे इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ आई? मैं ऑलरेडी काफी हाई लेवल चल रहा हूँ, मुझे लगता है कभी कभार कि इतना हाई लेवल नहीं जाना चाहिए, बट स्टिल मैं रिस्क नहीं ले सकता। अगर मैं आपकी जगह होता मैं ये पढ़ता। मैं यही है तेरा जो भी लिखा है यही आपके सामने डेटा है। ठीक है दोस्तों, क्या मेरी बात को आप समझ पाए? यहाँ पर एक खत्म होता है। आखिरी के 10 मिनट थोड़े ज्यादा भारी थे, बट मैंने सोचा कि आपको कवर करा ही देता। ठीक है, चलें आगे। मिल गया युवराज आपको डेटा? नहीं, सर्वर नहीं है, सर्वर नहीं है, मैं तो स्क्रीन दिखाई है ना, पढ़ो ढूंढो। चलें आगे। अब आते हैं जी फ्रेश कंटेंट के पास। क्या आप तैयार हैं? जिसने पुरानी क्लासेस नहीं देखी थी वो यहाँ से फोकस करेगा। जिसने पुरानी क्लासेस नहीं देखी थी वो यहाँ से फोकस करेगा, और कोशिश करेगा कि अगले 10 मिनट वो फोकस ज्यादा करे मेरी बातों पे। बहुत जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक ही बार बताऊंगा, क्योंकि ये बातें वो है जो आप आमतौर पे बहुत ज्यादा सुनते हैं। पहले स्टार्टिंग के 10 मिनट बहुत बेसिक से होंगे, लेकिन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, वायरस से जुड़ा क्या सवाल आ सकता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी और मेरी इस चैप्टर से। या तो पूछेगा कि पहला वायरस कौन सा आया, या फिर मालवेयर के बारे में कुछ पूछ लेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि ये वाला वायरस कब आया, या फिर आपको एक वायरस की डेफिनेशन देगा और कहेगा ये कौन सा वायरस है, या फिर आपसे कुछ बेसिक फुल फॉर्म्स पूछेगा, या फिर आपको एक अजीबोगरीब डेफिनेशन देके नीचे पूछेगा ये मालवेयर है, ये फिशिंग है, विशिंग है, स्पूफिंग है, स्निफिंग है, ये सब क्या है। ठीक है, इसके अलावा आपसे वो ये पूछ सकता है, कुछ बेसिक सी डेफिनेशन देगा, वो पूछ लेगा। चांसेस है या तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या फिर आपका जो है कुछ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। एक और तरीके का सवाल आ सकता है, क्योंकि पेपर क्वालिफाइंग है, आपको लाइनर वाले सवाल देगा और नॉट वाला क्वेश्चन पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम साइबर फ्रॉड्स, और ऑप्शन में 4 लंबी लंबी लाइनें बनाएगा, उनमें से एक आपको पहचानना होगा। ठीक है जी, चलो अब मैं शुरू करता हूं, आपको बताता हूं कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है। देखिए, हमारा कंप्यूटर सबसे ज्यादा सिक्योर कब है? मेरा कंप्यूटर सबसे ज्यादा सिक्योर तब है जब ये दुनिया से जुड़ा ही नहीं हुआ, ना इसमें कोई पेन ड्राइव लगी है, ना इसके अंदर जो है कोई हार्ड ड्राइव लगी है, ना ये इंटरनेट से जुड़ा है। तब ये 100% सेफ है, ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें डेटा कुछ है ही नहीं। भाई, डेटा कहाँ से आएगा? अगर मैं एक फोटो भी इसमें कॉपी करना चाहता हूँ तो मुझे इसे एक्सटर्नली देनी पड़ेगी, बट ये इसलिए थोड़ी बना है। ये बना है दुनिया से जुड़ने के लिए, तो इसे दुनिया से जुड़ना ही पड़ेगा। वो सुनी है ना आपने कहावत की, जहाज सबसे सेफ किनारे होता है, बट वो उस पे रहने के लिए नहीं बना। ये वो फैंसी बात है। तो कुछ वैसा ही है कि कंप्यूटर सबसे ज्यादा सिक्योर जो है वो आपका किनारे ही है, यानी अकेला ही है, बट अगेन वो उसलिए बना नहीं। तो हमें मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा। अब उतरने के साथ साथ हम सेफली वापस आ जाए, उसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिए। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर को कैसे कैसे बचाते हैं। ये नाम आपको बड़े भारी दिख रहे होंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि पेपर आपको क्या करेगा, ये चारों नाम दे देगा लिख के और कहेगा इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसे समझिए। आप क्या करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि देखो, कुछ बेसिक बातें बताता हूँ कैसे कैसे सिक्योर हो सकते हो। अपने कंप्यूटर पर पासवर्ड लगा के, ओटीपी सिस्टम से अपना लॉगिन करके। ओटीपी ज्यादा सेफ होता है, बिकॉज आपको आपका पासवर्ड कोई फिर भी ट्राईबाजी करके हो सकता है निकाल ले, लेकिन ओटीपी ये है कि हर बार लगाएगा। लेकिन ओटीपी में रिस्क होता है कि अगर आपके फोन का पासवर्ड किसी को पता है तो इट्स लाइक यूजलेस। आपके फोन का पासवर्ड आपके रूममेट को पता है तो मतलब वो ओटीपी आया नहीं आया वो एक ही बराबर हो गया। और सेकेंडली, ओटीपी में एक और बहुत बड़ा फ्लॉ है। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे किसी का मोबाइल फोन मिला, सिर्फ मोबाइल फोन है, उसके अंदर ऑब्वियसली सिम है डला हुआ है और उसके अंदर नेटवर्क वगैरह सब कुछ है। अब मैं इस मोबाइल फोन को कैसे यूज कर सकता हूँ पैसा निकालने के लिए खाते से? कोई आप में से बताना चाहेगा? ऊपर आ जाता है नोटिफिकेशन, एक तरीका। दूसरा, ओटीपी, सिम से ओटीपी। सबसे सिंपल तरीका है, ऊपर भी देखिए आयुष वो क्लोज कर सकते हैं आप, वो एक ऑप्शन में सेटिंग्स में जाके होता है। मैं इसका सिम निकाल लूंगा, निकाल कर अपने फोन में डाल लूंगा। अरे मुझे उसके फोन का पासवर्ड ही नहीं पता, मुझे तो सड़क पे फोन पड़ा हुआ मिला है। मुझे सड़क पे फोन पड़ा हुआ मिला, उसने बेचारे ने सारे लॉक बाजी सब, बिल्कुल कई बच्चों ने लिखा है आंसर। नहीं, जनरली सिम लॉक कहाँ होता है? सिम आप नॉर्मली आप अपने फोन को रिस्टार्ट करिए, सिम आपका नॉर्मली चलता है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? अगर सिम उसने ब्लॉक नहीं करा, नहीं नहीं, आप समझे नहीं। किसी का फोन आपको पड़ा हुआ मिल गया, अरे आप समझ ही नहीं रहे। अगर आपको किसी का फोन पड़ा हुआ मिल गया और उसे पता ही नहीं अभी तक आपके पास है, बंद कराने पे होगा ना। अभी की बताइए,
अब आप कहेंगे बंद करा दिया होगा, उसी का तो चैप्टर है, उसी की तो भूमिका बन रहा हूँ। कराने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसे पता तो हो उसका फोन खो गया है। फोन हाथों हाथ थोड़ी पता लग जाता है 2 मिनट के बाद कि खो गया, कई बार फोन ही 4 घंटे बाद पता लगता है कि नहीं है। समझ पा रहे हैं? अब मोबाइल फोन का सिम निकाल के आप उसके पूरे खाता खाली कर सकते हो। एक आपको तरीका समझ आया ये वाला, और भी ऐसे कई तरीके हो सकते हैं। अब अच्छा एक बात बताइए, अब मुझे अपना ये बंद कराना है सिम, कैसे बंद कराऊंगा बताना? मैं किससे कॉल करूंगा? कस्टमर केयर पे कॉल करूंगा। मैं कैसे प्रूफ करूंगा मेरा ही सिम खोया? ऐसे तो मैं आपका भी सिम बंद करा दूंगा। सेम सिम से? अच्छा, सिम खो चुका है, मैं चोर के पास गया हूँ कि अरे यार एक फोन करना है मुझे बंद कराने के लिए, आईपी एड्रेस नहीं, आईपी एड्रेस कहाँ से पता होगा यार, अपने को कुछ नहीं पता होता है सब। आईडी प्रूफ से वो बेसिक कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आपका एड्रेस क्या है, हो सकता है आपसे आधार नंबर पूछे। बेसिकली वो केवाईसी आपसे ओरली पूछते हैं। आपका अगर एयरटेल का सिम खोया है तो क्या आप उसे बीएसएनएल के नंबर से फोन करके बंद करा सकते हैं? एक एग्जांपल है, जियो लिख लो। यस, यस भाई, बिल्कुल करा सकते हो। बिल्कुल, आप किसी भी नंबर से, आप जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे आपका मोबाइल नंबर पता लग गया, तो मैं अपने नंबर से कॉल करके कह सकता हूँ भाई ये मेरा ही मोबाइल है, ये मेरा सिम है, खो गया है और मुझे इसे बंद कराना है। वो कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछेंगे, अगर आप सबके जवाब सही से दे देते हैं तो वो ब्लॉक हो जाएगा। इतना ही है बस। यानी किसी का नंबर ब्लॉक कराना उम्मीद से ज्यादा आसान है, बट अगेन आप ऐसा क्यों ही करेंगे, है ना? बोले क्या ही आपको हासिल होगा? नहीं, जरूरी नहीं है दिव्यांश, आजकल फोन पे सब काम हो जाता है। अगर आपका कभी भी सिम खोया है तो आप उसे फोन पे बंद करा सकते हैं, भले ही जो है आपके पास सेम कंपनी का दूसरा सिम है या नहीं है। ठीक है, चलो, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब लाइफ एसोसिएटेड बातें भी है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि आपको दूसरे का पता है और दूसरे का आपको पता है, आपको दूसरे का पता है और दूसरे को आपका पता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो चलिए आगे। हाँ दिव्यांश, अब चीजें अपडेट हो गई है ना, तब से अब तक बहुत कुछ बेहतर हो चुका है। वहां जाके भी करा सकते हैं, बट जाने की नीड नहीं पड़ती दिव्यांश। ठीक है, वहां जाकर बस अच्छा काम ये होता है कि आपको एक ऑफिशियल रिसीट टाइप उन्होंने दी होगी कुछ, कि हाँ ये बंद हो चुका, तो उसके बाद उनकी लाइबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है। खैर आगे चलते हैं जी। अब मैं आपको ये समझा दिया है, पूरी मेन मेन बात समझा दी, बाकी इस पेज पे अभी थोड़ी देर बाद आते हैं। सबसे पहले इसे समझते हैं, कंप्यूटर की सिक्योरिटी से जुड़ा क्या क्या है। जी हाँ, मैं आपका डाउट लूंगा। देखिए, ये क्या है, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए हमें, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल शब्द का मतलब है कि जो सबको ना पता, जैसे मेरे फोन का पासवर्ड, जैसे मैं कहाँ रहता हूँ, जैसे मेरे पास कितने पैसे हैं, ये सब बात। यानी ऐसा डेटा जो कि सबको ना पता हो, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, जो अनऑथोराइज्ड है, उसके पास उसका एक्सेस ना हो। समझ पा रहे हैं बात को? एज कितनी है, सैलरी, एज का तो खैर कोई इतनी दिक्कत नहीं है, एज तो मेरी 60 साल ही है बस अभी। कॉन्फिडेंशियल का मतलब आप समझ गए, ऐसा, इसका मतलब ये है कि जो डेटा है वो आपका अनऑथराइज्ड पर्सन के पास ना जाए। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। इंटेग्रिटी शब्द, ये शब्दों के मतलब आपको पता होने चाहिए। इंटेग्रिटी का मतलब है कि डेटा एक ही जगह पे इकट्ठा है और वो किसी भी तरीके उस पर्सन के पास नहीं जा सकता। ठीक है, दोनों सिमिलर से ही शब्द हैं, बट दोनों में फर्क है। ऑथेंटिकेशन शब्द का मतलब है कि आप ऑथेंटिकेट करेंगे कि मैं वही हूँ जो मैं। जैसे आप पेपर में जाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो ऑथेंटिकेशन करते हैं आप, है ना, कि हाँ मैं ही आया हूँ पेपर देने। ये मत समझना इस बार मेरे नंबर ज्यादा आ गए तो कोई और आ गया देने, मैं ही हूँ, इस बार मैं तैयारी करके आया हूँ। ठीक है। एक्सेस कंट्रोल, इट इंश्योर्स दैट यूजर एक्सेस ओनली दोज रिसोर्सेज दे आर अलाउड टू एक्सेस। सिंपल सी बात है, आपके पास जो है अन अकेडमी के अपडेट सेक्शन का एक्सेस है, आप भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ, बट क्या आप लाइव आ सकते हैं क्लास लेने? नहीं आ सकते ना। यानी लाइव का एक्सेस सिर्फ मेरे पास है, अन अकेडमी ने आपको अलग तरीके का एक्सेस दे रखा है, मुझे अलग तरीके का एक्सेस दे रखा है। तो यानी हमारे पास कितना एक्सेस है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बात को आप समझ पा रहे हैं? क्या यहाँ तक की बात आप समझ पा रहे हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला तो मैंने बोला, it ensures that originators of messages cannot deny they are not sender of the message। जब ये आपका मैसेज डिलीट करने का ऑप्शन आया था तो मुझे बड़ा अजीब लगा था कि क्या है, मजाक चल रहा है। मतलब किसी ने मुझे कोई चीज लिखी, उसके बेसिस पे मैंने कोई काम पूरा कर दिया, उसके बाद उसने वो चीज वहां से डिलीट कर दी, तो वो देखिए गलत है एक तरीके से। जो व्हाट्सएप वगैरह में आजकल फीचर आया मैसेज डिलीट करने के, शुड नॉट बी देयर। फॉर रिकॉर्ड सब चीजें आपके पास होनी ही चाहिए, है ना। आप पांचवें पॉइंट को समझ पाए? क्या आपको सारे शब्द समझ आए? सारे शब्द बड़े बेसिक शब्द हैं। आपको आपको पेपर क्या करेगा, डेफिनेशन देकर वर्ड पूछेगा, मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाता हूँ। कॉन्फिडेंशियल डेटा मतलब वो डेटा कॉन्फिडेंशियल है, सिर्फ मेरे पास है। नहीं समझ आया, पांचों समझाता हूँ। देखो, कोई डेटा है जो आप सब नहीं देख सकते, क्या वो कॉन्फिडेंशियल डेटा हो गया? जी हाँ, हो गया। दूसरे नंबर पे इंटेग्रल है वो डेटा। इंटेग्रल का मतलब है जैसा मैंने बनाया था वो वैसा ही पहुंचा है,
मैंने आपको पीडीएफ दी थी जिसमें 108 पन्ने थे, तो वो 108 के 108 पन्ने उसी रूप में आपके पास पहुंचे हैं। अगर कोई रास्ते में अनऑथोराइज्ड पर्सन है तो वो उसे एडिट ओमिट नहीं कर सकता। इंटीग्रल का मतलब समझ गया, वो एक है, वो एक सिंगल पैकेट के रूप में आप तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं मैंने पीडीएफ दी और वो आधी पहुंचे, ऐसा नहीं होगा, या तो वो पहुंचेगी या वो नहीं पहुंचेगी। ठीक है, आप क्लास को बाद में लगाइएगा नेहा उस केस में। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो कह रहे हैं वही है, उसके लिए आपको कुछ ओटीपी, पासवर्ड, प्रूफ, ये सब देने पड़ते हैं। एक्सेस कंट्रोल का मतलब है जितना आपको अलाउड है आप उतना देख सकते हैं। रेपिडिएशन का मतलब है कि अगर आपने भेजा है तो आपको जो है ट्रैक करा जा सकता है, ट्रेस करा जा सकता है ना। यानी अगर मैंने कोई काम करा है तो मुझे ट्रेस करा जा सकता है कि मैंने ही इस काम को करा है। अगर मैंने कोई मैसेज भेजा है तो मैंने वो भेजा है, हर कोई उसे ट्रैक कर सकता है। जैसे कि आजकल इसका एक लूप होल है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स क्या करते हैं, एक लंबी सी बात लिखते हैं और उसके आगे लिखते हैं एज पर रिपोर्ट्स। ये एक तरीके का धोखा है जो कि कंप्यूटर के अंदर नहीं चल सकता। रिपोर्ट, एज पर रिपोर्ट्स, कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी जो है 6 फरवरी को होगी। फिर कह रहे हैं एज पर रिपोर्ट्स वो डिले हो गई है, उनका बजट का इशू हो गया होगा, उनका हलवाई भाग गया होगा। उनकी शादी पहले से ही 7 तारीख की होगी, वो इन्हें पहले 6 लगा होगा तो इन्होंने 6 का तुक्का मार दिया, या फिर वो बाद में वो इन्हें लगा होगा चलो एक दिन आके पढ़ा दे। यानी ये सूत्र कौन है ये बताया जाना चाहिए। इसी तरीके जो दूसरा पॉइंट हितेश ने लिखा बिल्कुल जेन्युइन है। बहुत लंबी स्टेटमेंट लिखकर उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। न्यूज वाले हमसे पूछ रहे हैं, हमसे जो न्यूज देखने आए, मतलब आप देख रहे हो क्या चल रहा है, मैं पढ़ने आया हूँ न्यूज, और मैं बताऊं उन्हें, और कैसे बताऊं। सिंप्लेक्स चल रहा है, न्यूज़पेपर आया, बस खत्म। सिंप्लेक्स अब तो समझते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, टीवी देख रहा हूँ, मैं कैसे बताऊं जाके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, किस तरीके चीजें चलती हैं। तो ये चलता है दुनिया में, बट कंप्यूटर की दुनिया में ये सब नहीं चलना चाहिए, जो मुद्दे की बात है। आगे चलते हैं। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई एक्सेस है तो वो मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। जैसे 10 बजे मुझे लाइव आना है, तो क्या मैं अपने आप लाइव आ सकता हूँ? मेरे पास सब डेटा है, मेरे पास सारा ऑथेंटिकेशन है, सारा एक्सेस है, बिल्कुल है। तो ऐसा नहीं कि मुझे रोज सुबह 10 बजे किसी को फोन करना है कि मुझे लाइव आना है। मुझे पता है कि मैं आ सकता हूँ, बिकॉज दिस पर्टिकुलर डेटा इज अवेलेबल टू मी। ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी क्या होता है, ये सब आप जानते हैं कि ये क्या है। मेरा डेटा है, प्राइवेट अफेयर है, तो प्राइवेसी हो गया। ठीक है, क्या यहाँ तक की बात आप समझ पा रहे हैं? स्टेनोग्राफी, ये सुना तो आपने बहुत होगा, बट देखते हैं आपको इसका मतलब पता था या नहीं पता था। साधु अच्छा, आपने भी क्वेश्चन मार्क बनाया, ठीक है। स्टेनोग्राफी जो है यहाँ इसे आप समझिएगा। एक्चुअली स्टेनोग्राफर का क्या पर्पस था? आपने अगर स्टेनोग्राफी देखी, जैसे शॉर्ट हैंड आप लोग बोलते हैं, उसका मतलब था एक तो जल्दी जल्दी लिखो और ऐसा लिखो जो आप ही को समझ आए। जब ये शुरू हुआ था ना, तो इसका कॉन्सेप्ट था इनक्रिप्शन, डेटा कॉन्फिडेंशियल रहे। बट आज के एनक्रिप्टेड डेटा है अरे भाई, सबको वही सिखाया जा रहा है, तो सबको ही पता है कि उस स्ट्रोक का क्या मतलब है। लेकिन आज भी इसका यूज है जल्दी जल्दी लिखना। यानी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फिर से 10वीं क्लास में पहुंच जाऊं तो मैं उसके बाद एक स्टेनोग्राफी का कोर्स करना चाहूंगा, जिससे कि मैं अपने नोट्स बड़े जल्दी बना सकूं। मतलब ये अगेन नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स मेकिंग में सोचो कितना फायदा है। मैंने अपने जीवन के 6 महीने दिए, 2-2 4-4 घंटे रोज के, मेरी स्टेनोग्राफी एकदम बेहतरीन हो गई। अब मुझे नोट्स बनाने में बना सकता हूँ। मुझे आपको कुछ लिख के देना है जो सिर्फ आप पढ़े, बशर्ते आपको भी स्टेनोग्राफी मैंने सिखाई हो, तो मैं वो काम कर सकता हूँ इससे, है ना। आप समझ पा रहे हैं ना। तो स्टेनोग्राफी आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं। अब क्रिप्टोग्राफी क्या होता है ये तो पता होगा। क्रिप्टो, छुपा कर किसी चीज को लिख देना। मान लेते हैं जी मैंने क्या करा, एक ऐसे करके कुछ बनाया और यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। अब आपको तो दिख रहा है कि एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, बट आपको क्या पता कि इसके अंदर हिडन जो है 4 व्हाइट कलर के डब्बे बने हुए कोने में। आपको तो इतना समझ ही नहीं आ रहा। आपको क्या पता कि यहाँ पर जो है मैंने 1 करोड़ का कोई कोड छिपा रखा है, आपको दिख ही नहीं रहा वो। आप नादान है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ये हो गई क्रिप्टोग्राफी। बेसिक बेसिक शब्द मैंने आपको बताए हैं, बचकानी बातें हैं, बट डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अभी कैसे कैसे हो सकती है क्रिप्टोग्राफी ये सब एक बार आप पढ़ सकते हैं। साइफर आपने सुना होगा, एसएससी सीजीएल की पोस्ट वगैरह से कभी आप गो थ्रू करेंगे तो वहां पे भी आपने साइफर वगैरह शब्द शायद सुना होगा। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़िए जरा। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। बात को समझिएगा। 1 2 3 का मतलब है ए बी सी, तो 5 का मतलब क्या है? ई। कैसे पता आपको? क्योंकि आपने कोड पकड़ा है यहाँ पर। अब ये हो सकता है किसी दूसरी क्लास के बच्चे को ना पता हो, ऐसे ही आप रीजनिंग में भी करते हैं। तो एनक्रिप्शन का मतलब होता है जो नॉर्मल बात लिखी गई है उसे आप कन्वर्ट करते हैं किसी और भाषा में जैसे कि 143, मैं आपको कहना चाहता हूँ आई हेट यू, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी मम्मी इस बात को पढ़ ले, तो मैं क्या करूंगा, आपको इसे इस तरीके लिख के दे दूंगा
जिससे कि मान लेते आप मेरे छोटे भाई हो, अब मैंने आपको लिख के दे दिया आई हेट यू, या मैंने आपको लिख के दिया 1443, ठीक है, या 144357, आपको मैंने ये लिख के दे दिया, आप मान लेते हैं मेरे छोटे भाई हो, और मैंने आपको लिख के दिया, अब इसे डिकोड करा आपने, आए ये डिकोड हो रहा है, अभी आप डिकोड क्यों कर पाए, बिकॉज आपने भी ये कोडिंग सीखी थी, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को, यानी ये होता है डेटा को एनक्रिप्ट करना, समझ पा रहे हैं बात को, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एनक्रिप्शन था इससे ये बनाना, और डिक्रिप्शन था इससे ये बनाना। अच्छा दिस ये 4 आना चाहिए, ठीक है, ओके रुको फिर थोड़ा और सही कर देते ना, 5 लिखा था ना मैंने, तो 5 ही रखेंगे, उससे बात नहीं खराब होनी चाहिए। विल 3 समझा नहीं, एवरी कर देते हैं ना इसे, ठीक है, समझ पा रहे। तो ये हो गया एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। अब सोचो स्कूल में कोई एक बार 2 मिनट लगा के ऐसे समझा देता तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाता। आपने एनक्रिप्ट करा है, यानी आपने नॉर्मल को साइफर बनाया है, ठीक है, और डिक्रिप्शन का मतलब है एनक्रिप्शन का उल्टा। फर्क समझ पा रहे हो, क्योंकि ऑप्शन में वो आपको दोनों देगा, हंसी मजाक एक तरफ है, वो आपको दोनों देगा, वो आपको एक डेफिनेशन देगा, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टू साइफर। ऑप्शन में एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों देगा, आपको पहचानना होगा उसे, ठीक है। आपको प्लेन टेक्स्ट भी समझ आ गया होगा, साइफर भी समझ आ गया होगा, है ना, कि आपको दोनों समझ आ गया। साइफर टेक्स्ट का मतलब वो कोडेड मैसेज है, प्लेन टेक्स्ट का मतलब जैसा था वैसा है, एनक्रिप्शन मतलब प्लेन से साइफर जाना, और डिक्रिप्शन मतलब साइफर से प्लेन आना। आगे चलते हैं, ये हटा देता हूं मैं, या लिखा रहने देता हूँ, है ना, इससे याद रहेगा, कम से कम रिवीजन में आसानी रहेगी। चलो, सोर्सेस ऑफ साइबर अटैक। साइबर अटैक कैसे हो सकते हैं, मैं एक बार आपको पूरी फाइल दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा हम क्या क्या कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे किस किस चीज से, जैसे ईमेल अटैचमेंट वगैरह साइबर अटैक होते हैं, फिर हम मालवेयर के बारे में समझेंगे, फिर हम वायरस वगैरह के बारे में समझेंगे, ठीक है। मालवेयर हो गया, वायरस हो गया, वायरस की क्या फुल फॉर्म होती है, फिर कुछ और बेसिक चीजें, ट्रोजन हॉर्स, ये सब चीजें हम समझेंगे, वर्म समझेंगे, ठीक है। तो पहले ये बेसिक पोर्शन पूरा कर लेते हैं। साइबर का मतलब नहीं, देखिए स्टेनोग्राफी क्रिप्टोग्राफी का मैं बारीक सा फर्क है वो समझाता हूँ। इसमें मैसेज हाइड हो जाता है और इसमें मैसेज कोड हो जाता है। अब प्रियंश एक्चुअली कोडिंग से भी हाइडिंग ही हो रही है, बट जो की डिफरेंस है बोलने में वो ये है कि उसके अंदर मैसेज हाइड हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं, इसके अंदर मैसेज कोड हो जाएगा। यानी स्टेनोग्राफी इज काइंड ऑफ अ क्रिप्टोग्राफी ओनली, या फिर समझ पा रहे, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं बट दोनों डिफरेंट है। आगे चलते हैं, साइबर अटैक कैसे हो सकते हैं। आपने इंटरनेट से कोई प्रोग्राम डाउनलोड करा, मूवी डाउनलोड करी, अब आप कॉमन सेंस नहीं लगाते, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, कोई आपको क्यों वो मूवी फ्री में देगा अगर उस चैनल पे कोई ऐड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई आपके लिए कोई इनलीगल काम जिसके लिए उसे जेल भी हो सकता है, वो ऐसा क्यों करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। टेलीग्राम पे भी आजकल ये हो रहा है, लोग सिंपली सर्च करते हैं, मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें वायरसेस होते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट, एक बार आपके वो पास आ गया तो उसका वो आपके कंप्यूटर का हिस्सा बन गया। समझ पा रहे हैं बात को, यानी आप कुछ भी प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं, कुछ भी कैसी भी चीजें, तो आप उस केस में अपने कंप्यूटर के अंदर उसे ले आते हैं। अब आपने ऐसे ही क्या करा, आपको एमएस ऑफिस चाहिए था, अब ऑफिस वालों ने तो कहा तो बहुत पैसे लगेंगे, डेटा कंजम्पशन होता है, उससे क्या मिलेगा उन्हें। एक्चुअली देखिए जो मेन पर्पस है उन साइट्स का, वो है आपके कंप्यूटर तक पहुंचना, इतना। ad is secondary for these sites. If they were to put this ad business only, they would have done something legal also. अगर इन्हें सिर्फ ad के बेसिस पे थोड़ा बहुत कमाना होता, वो नॉर्मल काम करके भी कमा लेते। इनका मेन पर्पस इससे बड़ा होता है, आपका डेटा चुराना होता है। ये आप माने या ना माने, यही सत्य है। अब अगर वो ad भी नहीं देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों बैठे हैं, डेटा चुराने के लिए बैठे हैं, तो वो आपको दिखाते हैं एक टॉपिक की मैं तो ad से कमाता हूँ, यानी ad के बैकग्राउंड में बड़ा काम हो रहा है। खैर आते हैं इधर, एमएस ऑफिस आपने डाउनलोड करना है। अब एमएस ऑफिस डाउनलोड करने के लिए आप गए, उन्होंने कहा लाओ पैसे, आपने कहा पैसे तो है नहीं, उन्होंने कहा बाय फिर। तो आपने इधर उधर से जुगाड़ा, इंटरनेट पे कोई आपको वेबसाइट मिल गई जिन्होंने कहा फ्री में चाहिए एमएस ऑफिस चाहिए अपने, और आपने वहां से डाउनलोड कर लिया। वहीं पर काम खराब हो गया, क्योंकि अब जो आपके पास सॉफ्टवेयर आया है वो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है, यानी these softwares are another source of virus attacks. Such cracked forms of illegal files contain virus and bugs that are difficult to detect as well as to remove. Hence, it is always a preferable option to download software from the appropriate source. समझ गए, वो MS Office देगा, वो सही काम करेगा, बस MS Office के साथ आपको एक एक्स्ट्रा चीज भी दे देगा जिसे वायरस बोलते हैं। MS Office में दिक्कत नहीं आएगी, तभी तो कोई डाउनलोड करेगा। MS Office के साथ वो आपको फ्री में जो है वायरस बग्स वगैरह भी दे देगा। बग्स का मतलब कुछ नहीं है, बग्स का मतलब सिंपल भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में होते हैं एरर्स।
क्या आपको दोनों बातें समझ आई? ये लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है सेशन वैसे आपके लिए। आप इतना ज्यादा कंप्यूटर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे सीमित होना है। ईमेल अटैचमेंट, देखिए अटैचमेंट जो है ना घर वालों से ही अच्छी है बस, उसके अलावा जो अटैचमेंट है वो किसी काम नहीं आती, स्पेसिफिकली ईमेल वाली। ये ईमेल के अटैचमेंट में क्या प्रॉब्लम है, वो कहेगा लाओ आ जाओ 2 करोड़ रुपए का आपको पैसा मिला, या रम्मी खेलो आके, 50 रुपए एंट्री फीस है और 7 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। अरे यार 100 रुपए देके 100 रुपए तो मिलते नहीं, उसमें से भी 90-95 रह जाएंगे। 100 रुपए देके 102 हो तो समझ आए, 50 रुपए देके 2 करोड़ ही है तो मुझे मैसेज क्यों करा, खुद नहीं ले लेगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए आप। अगर 50 रुपए देके ऐसा हो रहा है, ऐसे ही इंस्टाग्राम पे भी अभी कुछ समय पहले एक हैक चल रहा था जिसमें आपके ऑथेंटिक फ्रेंड्स की आईडी से मैसेज आएगा, ये बहुत फेमस हुआ था कुछ समय पहले, जिसमें वो कहेंगे कि मैंने जो है इस पर्सन को पैसे दिए 1 लाख रुपए और उसके बदले वो 4 ही घंटे में जो 6 लाख हो गए। इतना इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, ऐसा कौन सा बाजार है ये जहाँ पर ये इतना मतलब डबल डबल हो रहा है पैसा, सोच के देखो, है ना? तो ऐसी चीजों से आपको बहुत ज्यादा बच के रहना है। अब ईमेल अटैचमेंट में भी होता है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे वहीं पे काम खराब हो जाएगा। इंटरनेट, आप जानते हैं इंटरनेट से आप कुछ भी उठा रहे हैं, कुछ भी डेटा कहीं से भी उठा रहे हैं, तो वो भी जो है आपका मतलब नुकसान होता है। ठीक है जी, क्या आप पूरे तरीके से चारों पांचों बातों को समझ पाए, 4 बात समझ पाए? डाउट मैं लूंगा आपका करीब 11:15 बजे के आसपास। चलेंगे, यहाँ तक की बात आप समझ गए। अब चलते हैं जी मालवेयर के बारे में। कोई बता सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? अदिति क्लास के एंड में एनीवन? मैं बताता हूँ, सिंपल है, उम्मीद से सिंपल है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, बस इतना सही है। अब पता होना चाहिए ना, पता है तो ही पता है ना कि आसान है। पेपर में हो सकता है आप इस तरीके ना सोचे, हो सकता है कोई बहुत लंबी चौड़ी बात आपको बना दे। मैलिशियस सॉफ्टवेयर इसका मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फर्जी है, जो कि नुकसान देगा, बस। क्या मालवेयर और वायरस एक ही है? नहीं, अभी समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसे समझते हैं, पूरी कहानी दे रखी है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। इट इज एनी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विद एन इंटेंशन टू डैमेज हार्डवेयर डिवाइसेस, स्टील डेटा और कॉज एनी अदर ट्रबल टू द यूजर। एक सॉफ्टवेयर है पूरा जो बनाया ही इसलिए गया है जिससे कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचे। अच्छा ठीक है, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस भी, बाकी आप कह रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा होगा। मनीष, आप क्वेश्चन टैब में मुझे अपना डाउट भेजिए। क्या मालवेयर आप समझ पाए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर मैंने डिजाइन करा है जो अगर मैं आपके कंप्यूटर तक पहुंचा दूं तो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस सही से काम करना बंद करेंगे, आपका डेटा स्टील हो जाएगा और आपके कंप्यूटर को और बहुत ज्यादा नुकसान होगा। खैर आगे चलते हैं जी। मार्केट में नए नए मालवेयर आते रहते हैं और इन्हें टैकल करने के लिए एंटीवायरस वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, अब वायरस, वॉर्म्स, रैंसमवेयर, ट्रोजन, स्पाइवेयर, सम काइंड्स ऑफ मालवेयर। यानी वायरस भी अपने आप में एक सॉफ्टवेयर टाइप ही तो है ना, एक ऐसी चीज है जो कि आपके कंप्यूटर तक पहुंचेगी, वो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस डेटा को स्टील करेगी और साथ में जो है आपके कंप्यूटर में और दिक्कतें करेगी, उसे स्लो कर देगी, रेप्लिकेशन चालू कर देगी। समझ पा रहे हैं बात को? वायरस, वॉर्म्स, रैंसमवेयर, इन सब में फर्क आपको भी समझा दूंगा, लेकिन वायरस एक इतना बड़ा मसला है कि आजकल इसे मालवेयर के साथ पढ़ा जाता है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? वायरस इतना बड़ा इशू हो गया है कि अब इसे मालवेयर के अंदर एक छोटी सी कैटेगरी नहीं माना जाता, ये इंडिपेंडेंट एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू हो गया है। सबसे पहले फैक्चुअल सवाल ये है, फ्रेड कोहेन के द्वारा बनाया गया एक टर्म 1985 में, ये आपको पता होना चाहिए। पहला वायरस कौन सा था मैं आपको अगले स्लाइड पे भी दिखाऊंगा, और साथ में ये फ्रेड कोहेन वाली बात, क्योंकि फैक्चुअल सवाल अगर आएगा तो ये सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। अरे भाई समझ आ रहा है, जाग जाओ, अभी तो 1.5 घंटा 1.25 घंटा हुआ है अभी। आज 3 क्लासेस हैं आपकी, जिसमें पहली 2 क्लासेस कंप्यूटर की है, तो जागिए थोड़ा सा। ठीक है, मैं चाहता तो इसे सब कुछ आपके हाथों से लिखवाता, आपका समय बचाने के लिए ही ये काम करा गया है, और कीवर्ड मार्क करते चल रहा हूं तो सजेशन है एनोटेशन वाली पीडीएफ से ही पढ़ लेना, भला हो जाएगा, आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, इससे ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वायरस की फुल फॉर्म क्या है? वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। यानी जो हमारा वाइटल इंफॉर्मेशन है उसके जो रिसोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी कोई हार्ड ड्राइव है जिसमें मेरा कोई डेटा ऐसा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो सीज में यानी वो किसी के कब्जे में आ गया है। वायरस का मतलब हो गया कि एक ऐसा मेरा डेटा का रिसोर्स जो कि मेरे काम का है वो किसी और के कंट्रोल में आ गया है। ये फुल फॉर्म है इसकी, बचकानी बात सी है, क्या कर सकते हैं, अब किसने बना दी तो पढ़नी पड़ेगी। फ्रेड कोहेन के द्वारा ये टर्म बनाया गया है 1985 में। पहला कंप्यूटर वायरस 1971 में बना था, क्रीपर नाम का। ये जब बना था तो वायरस के रूप में नहीं बनाया गया था, बस ऐसे एक प्रोग्राम बनाया गया था
और वो प्रोग्राम बस इसलिए बनाया गया था कि देखते हैं कि क्या रेप्लिकेट होता है नहीं होता, तो वो रेप्लिकेट होने लग गया और वही जो है इतना ज़्यादा रेप्लिकेट होने लग गया कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया और उसी को एक वायरस का नाम दे दिया गया आगे चल के, क्रीपर वायरस। ठीक है, यहाँ तक की बात आप समझ पाए? बताइए, आगे चलते हैं जी। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, इसमें कुछ खास नहीं है। वायरस ही क्यों कहा गया इसे मैं आपको समझाता हूँ। इसे बैक्टीरिया क्यों नहीं कहा गया? एनीवन? कौन कैसे भी शेप ले लेता है। मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई तो बैक्टीरिया भी करता है। जो आप लोग लिख रहे हैं वो जेन्युइन है, सही आंसर है। देखिए, इनविजिबल वो बैक्टीरिया भी है, हवा में फैलता है वो भी। ये नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली वायरस और बाकी सब में जो फर्क है ना, वो मेन एक ही है। वायरस में और बैक्टीरिया फंगस वगैरह में एक ही मेन फर्क है कि ये लिविंग भी है और ये नॉन लिविंग भी है। याद है ना आपको? वायरस इतना टेक्निकल है कि सेल थ्योरी में फिट नहीं होता। लिविंग नॉन लिविंग का क्या मतलब है? हाँ, कई बच्चों ने लिखा, बिल्कुल कई चीजों ने ये लिखा है कि अगर ये अकेला है तो ये नॉन लिविंग है, लेकिन अगर किसी के साथ है तो लिविंग है। जैसे कि होस्ट वाली बात भी काफी बच्चों ने सही आंसर लिखा है। और एक्चुअली इसका रीजन ये है कि जब तक इसे कोई कंप्यूटर में एक्सेस नहीं करता तब तक ये वहीं बैठा रहेगा। यानी हो सकता है किसी के कंप्यूटर में एक वायरस हो जो 2 साल से ऐसे ही बैठा हुआ हो। जब तक वो उस फाइल को एक्सेस नहीं करेगा तो चांसेस है कि वो एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे एक्सेस करा वो एक्टिवेट हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल, आपने कभी हार्ड ड्राइव खरीदी होगी, जैसे मेरे पास 2 हार्ड ड्राइव है, तो उसके अंदर कैसे चलता है कि जो उसकी वारंटी एक्टिवेशन है वो तब होती है जब आप उसे पहली बार कनेक्ट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर से। यानी अगर आपने हार्ड ड्राइव खरीदी, अब वो हार्ड ड्राइव की वारंटी मान लेते हैं 2 साल की है। अब वो 2 साल कहाँ से गिने जाएंगे? हो सकता है दुकान पे पड़े पड़े उसे 4 महीने हो चुके हैं। तो कंपनी वालों ने बढ़िया दिमाग लगाया कि फर्स्ट यूजेज से 2 साल, तो जैसे ही आप उसे पहली बार प्लग करेंगे उसकी वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी और 2 साल तक चलेगी। आई होप आप पॉइंट पूरे तरीके से समझ पा रहे हैं। कुछ ऐसा ही वायरस के साथ भी है, आप एक बार पढ़ेंगे तो समझेंगे। वायरस इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड क्रिएटेड टू परफॉर्म मैलिशियस एक्टिविटीज एंड हैम्पर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर लाइक सीपीयू एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पर भी पढ़िए। इसका जो नाम है वो इसीलिए ऐसा रखा गया बिकॉज ये जो है आपका वैसे ही काम करता है जैसे बॉडी में काम करता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग वाला। ठीक है, वायरस के बारे में आपको समझ आ गया, बेसिक सी बच्चों वाली बातें हैं। आगे चलते हैं, ये सब आप एक बार रीड कर सकते हो, इसमें कुछ भी खास नहीं है, बेसिक बेसिक थ्योरी कवर कर रखी है। ये कंप्यूटर वायरस दूसरे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, कॉपी वगैरह करके वो सब साइड करो। यहाँ पर इन शॉर्ट पूरी बात का निचोड़ है कि वायरस से क्या क्या नुकसान होते हैं। पेपर ये सब कब पूछेगा? जब वो कहेगा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ वायरस इन अ कंप्यूटर। तो आपको इनमें से एक बताना होगा कि कौन सा ऐसा है जो इफेक्ट ऑफ वायरस नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। जब आप किसी के कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो क्या क्या होता है? क्या जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको तकलीफ होती है? बताइए। बिल्कुल, कभी कभार स्लो हो जाएगा सब कुछ। या फिर वो वायरस ऐसा भी तो कर सकता है ना कि आपका डेटा उठाए वहां से। यानी अगर आपने टाइप करा कुछ और वो वायरस जो है उस डेटा को कहीं और पहुंचा रहा है, जो भी आप काम कर रहे हो उसे वो मॉनिटर कर सकता है, वहां से डेटा देख सकता है। और ये डेफिनेटली होता ही होता है, परफॉर्मेंस आपके कंप्यूटर की कम हो जाती है, आपके कंप्यूटर की स्पेस जो है कम हो जाती है। जितना भी डेटा है या तो वो गायब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, या फिर वो स्पेस जो है ऑक्यूपाई करने लगेगा, क्योंकि वो रेप्लिकेट करता रहता है खुद को। अब सोचिए कोई एक ऐसा प्रोग्राम, एक छोटी सी फाइल है जो 1 लाख बार उसने रेप्लिकेट कर दी है, तो 1 लाख फाइल जितना डेटा लेगा। तो इसी तरीके ये मेमोरी साइज को डिक्रीज इंक्रीज भी कर सकता है। नाउ हाउ कैन इट इंक्रीज मेमोरी साइज? डिक्रीज तो समझ आ गया, बताओ। रेप्लिकेट करना मतलब रिपीट, कॉपी पेस्ट टुगेदर बाय डिलीटिंग। बिल्कुल सही, डिलीट करके। नहीं तनु, अभी उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। इसने आपके काम का डेटा डिलीट कर दिया। कोई फोटोज थी, वीडियोस थी, आप देखते हैं ना कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन मेमोरी कार्ड मंगवा लेते हैं सस्ते के चक्कर में। अब उसमें क्या होता है, वो आधे रेट में आ तो जाता है, लेकिन उसके अंदर स्पेस देखोगे तो 128 GB की जगह 140 GB दिखाता है। यानी वो देखते ही आप समझ जाओगे फर्जी है मेमोरी कार्ड, और उसके बाद उसके अंदर स्पेस ही नहीं होगी, आपकी फाइल्स करप्ट हो जाएंगी, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर वायरस हो या फिर वो किसी और तरीके, लोकल तरीके बनाया गया। ठीक है, अफेक्ट ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड कनेक्शन टू इंटरनेट, ये भी ऑब्वियस सी बात है, आपका इंटरनेट सही से नहीं चलेगा। एरर मैसेजेस आते रहेंगे स्क्रीन पर। आपने लैपटॉप जैसे ही रीस्टार्ट करा तो वो बार बार दिखाएगा 4-5 ऐसी बातें जिसका कोई सेंस नहीं है। पार्टीशन साइज को डिक्रीज कर देगा, यानी आपकी वही स्पेस वाली बात दोबारा है। पीसी की सेटिंग्स चेंज कर देगा, खुद ही आवाज जीरो हो जाएगी। इस तरीके की और बहुत सारी चीजें। एक्सटेंड बूट टाइम्स, बूटिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग। आपका कंप्यूटर जब ऑन होता है तो वो 15-20 सेकंड, आधा मिनट लेता है तैयार होने के लिए, वो बूटिंग टाइम होता है उसको। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? इसके अलावा वो क्या करेगा, आपके जैसे मान लेते हैं आपका जो हार्ड डिस्क है वो 3-4 हिस्सों में टूटी है, C D E में, तो वो क्या करेगा, F और GB बना देगा तोड़ के। मतलब ऐसे फर्जी काम करने लगेगा कि आपका कंप्यूटर स्मूथली नहीं चलेगा, ऐड आने लगेंगे आपके कंप्यूटर पे अपने आप ही।
ये सारी बातें आप समझ पाए, बेसिक बेसिक बातें हैं, बट यू नो वी शुड गो थ्रू ऑल दिस वंस एटलीस्ट, तभी जाकर पेपर में आप आराम से जो है इन सबको पहचान पाएंगे। अब आपका डाउट सेक्शन में बंद कर देता हूँ, 6 डाउट से दिख रहे हैं मुझे, तो क्लास थोड़ी हम आगे की तरफ लेके चलेंगे, आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक की बात आप समझ गए? अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ वायरसेस की बात करते हैं। हर चीज नोट मत करिएगा आप लोग, क्योंकि ये सब डेटा आपको पीडीएफ के रूप में मैं दूंगा, तो नोट नहीं करना है आपने, आपको सिर्फ पीडीएफ से गो थ्रू करना है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये ध्यान रखना, जब भी आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर खुलता है तो खुलने के भी कम से कम 1 मिनट तक, एटलीस्ट 30-40 सेकंड तक उसे यूज मत करा करो, क्योंकि उस समय बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा होता है, उससे आपके कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन होती है। अगर आपका फोन खुल भी गया है तो 1 मिनट तक उसे पड़ा रहने दो, महीने में 15 दिन में एक बार तो रीस्टार्ट टाइप करते हो ना अपने फोन को, तो 2 मिनट वेट कर लो, लेट इट बूट प्रॉपर्ली। सेम गोज फॉर योर कंप्यूटर ऑल्सो, कंप्यूटर को भी अगर ओपन आपने करा है तो 1 मिनट 2 मिनट ऐसे चलने दो उसे, उससे आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है जी? हाँ, 5 मिनट लेता कोई बात नहीं, अपने कौन सा जल्दी, 5 मिनट पहले ऑन कर देना, ठीक है? थोड़े पुराने जो पीसी हैं उनके साथ दिक्कत आती है कि उनकी रैम उतनी नहीं होती आजकल के जमाने जितनी, तो थोड़ा बहुत इशू आता है। खैर आगे चलते हैं, वायरस कैसे कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ, डाउट्स एंड में लिए जाएंगे। वायरस कैसे कैसे होते हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं काम की बात बताता हूँ, वो है ये, रट लीजिए इसे, इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है सेंसलेस है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और भी कहीं पढ़ लो, यही सब पढ़ोगे, ये भी पढ़ लो, ठीक है? यहाँ पे ये सब पढ़ना है, ये नहीं बस एक ही चीज पढ़नी है, ये आपको जो है ये याद होना चाहिए, ये तो आपको याद हो ही गया होगा। इसी तरीके सब एक बार पढ़ लीजिएगा, ट्रोजन वाला याद रखना, वॉर्म वाला ध्यान रखना, ठीक है? कोड रेड ध्यान रख लेना, और ये ध्यान रख लेना। वैसे सारे पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? ये थोड़ा सा आपका काम है, क्या आप इस काम को कर पाएंगे बताइए? अब इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता ना, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज दिस इज योर वर्क, आपको इसे याद रखना है। चलो आगे चलते हैं जी। 2000 नहीं दिखा, 2000 के साथ वाला आपको दिखा। सर ये वायरस मेरे सिस्टम में, अरे ये दिक्कत वाली चीजें हैं बड़ी, इन्हें याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। बाकी अब इनमें से कई सारे शब्द ऐसे हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए बेसिक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाम बड़े सिंपल, जी हाँ, वो वायरस के नाम है, देखिए समझते हैं जरा। टाइप्स ऑफ वायरस हैं ये, जैसे कि रेजिडेंट वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, ओवरराइट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, फाइल सिस्टम वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, फैट वायरस, मल्टीपार्टेड वायरस, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, ठीक है? इसे समझेंगे अभी आराम से, पहले हम चलते हैं आगे। ये जो वायरस के नाम है इनके फंक्शन के हिसाब से हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई ऐसा है जो मेरी मेमोरी के अंदर ही बैठा रह गया, तो वो उसका हिस्सा बन गया, जब भी मेरा कंप्यूटर चलेगा तो वो भी ओपन हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, कुछ हिस्सा मेरी रैम का हमेशा यूज करके रखेगा, समझ पा रहे हैं बात को? यानी ये एक ऐसा वायरस है जो कि मेरे कंप्यूटर का ही हिस्सा बन जाएगा, उसका एक रेजिडेंट बन जाएगा। इस तरीके कई सारे वायरस है, अभी के लिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, काम की बात बताने। एक बड़ा फेमस वायरस आपने सुना होगा, ट्रोजन हॉर्स, सुना है आपने? और ये ट्रोजन हॉर्स को हम ट्रोजन भी बोलते हैं। क्या कोई बता सकता है इसमें हॉर्स का क्या काम है? स्पीड, नेम है, वी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, वी के आंसर बिल्कुल सही है, शाबाश वी। मैं आपको समझाता हूँ, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, गारंटी है मेरी। देखिए सबसे पहले मैं आपको वही बताता हूँ, ट्रोजन कहानी क्या थी। एक शहर हुआ करता था ट्रॉय नाम का, ठीक है? अब जो ग्रीस के लोग हैं वो चाहते थे इस पर अटैक करना, वो हो नहीं पा रहा था। अब इन्होंने हर तरीके ट्राई करा, ग्रीक लोगों ने, कि भाई हम अटैक करें, थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? इन्होंने क्या करा, एंड में एक जो किंग था ट्रॉय नाम की जगह का, उसे एक बहुत बड़ा हॉर्स दे दिया जिसके अंदर सोल्जर छुपा रखे थे। और जब वो गिफ्ट अंदर पहुंच गया किंगडम के, तो सोल्जर बाहर आ गए और उन्होंने उन सब लोगों को मार दिया, कुछ ऐसा। लोग कहते हैं एनसीईआरटी बेकार है, बताओ एनसीईआरटी कितनी बेहतरीन किताब है। एनसीईआरटी ने फोटो देके समझा रखा है, जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। समझ गए ट्रोजन हॉर्स का क्या यहाँ पे मतलब है? ट्रोजन को ट्रॉय से एसोसिएट कर लो, कि ट्रॉय पे अटैक करने के लिए जो हॉर्स भेजा गया था वही ट्रोजन हॉर्स है। समझ पा रहे हैं? सुमित, आंसर वुड बी बोथ। सम आर सेल्फ क्रिएटेड नहीं है ऑब्वियसली, पहली बार किसने बना होगा, देन दे सेल्फ रेप्लिकेट, ठीक है? समझते हैं क्या कहानी। क्या ट्रोजन हॉर्स वाली बात आप समझ पा रहे हैं? ट्रॉय पे अटैक करने के लिए जो ग्रीस के लोग थे उन्होंने कोशिश करी, काम नहीं बना। एंड में जो है उन्होंने ट्रॉय के किंग को एक बहुत बड़ा हॉर्स दिया, वुडन हॉर्स, और उसके अंदर सोल्जर छुपे हुए थे। जैसे ही हॉर्स अंदर पहुंचा तो लोगों को मार दिया,
ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट से जो है ट्रोजन नाम उठाया गया है। एक मालवेयर है, ये मालवेयर आप समझ गए क्यों, क्योंकि ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान देने के लिए बनाया गया है और देखने में लेजिटिमेट है, देखने में अच्छे तोहफे के जैसा है। बट अगर आपने इसे ट्रॉय के शहर के अंदर बुला लिया तो उसके बाद ये आपको खत्म कर देगा, एक वायरस बन जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? लेकिन क्या सोल्जर्स वहां पे सेल्फ रेप्लिकेट हो पा रहे थे? बताइए। अगर 1000 गए थे तो 1000 ही होंगे ना, 200 गए थे तो 200 ही होंगे। However, a Trojan does not self-replicate or infect other files. It spreads through user interaction such as opening an email attachment or downloading and executing a file from internet. क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? हाँ, कुछ ट्रोजन्स ऐसे जरूर होते हैं जो कि दूसरे वायरसेस को अलाउ करते हैं एंटर करना। थोड़ा सा समझ पा रहे हैं? ट्रोजन का काम क्या है? अगर आपने इंटरनेट पे कोई फाइल चलाई, अटैचमेंट पे आपने क्लिक करा, तो हो गया, बस वहीं पे काम खत्म हो गया। आपने जैसे ही उस पर क्लिक करा, आपके कंप्यूटर में वो ट्रोजन नाम का वायरस आ जाएगा और वो एक कनेक्शन बिल्ड हो गया इंटरनेट और आपके कंप्यूटर का। अब आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पे डेटा जाता रहेगा, जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होगा इंटरनेट से कनेक्टेड होगा और आपको महसूस भी नहीं होगा। क्या ट्रोजन के बारे में आप समझ पाए? जो कीवर्ड आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कैसा वायरस है जो कि अटैचमेंट्स वगैरह पे क्लिक करके आता है, और उसके अलावा ये जो है एक कनेक्शन बिल्ड कर देता है आपके सिस्टम का और इंटरनेट का, जिससे डेटा आपका फ्लो होता रहता है बैकग्राउंड में। ठीक है जी। आपके डेटा से उन्हें क्या फायदा होगा? सोमनाथ, देखिए सबसे पहले डेटा इज मनी। आज के समय में हम में से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना कुछ ना कुछ आईडी पासवर्ड कहीं ना कहीं सेव करके रखते हैं अपने फोन में, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता हमें याद रहेगा। सेकेंडली, हमें गलती करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स वायरसेस और बहुत कॉम्प्लेक्स जो है पासवर्ड्स बना लेते हैं और अलग अलग बना देते हैं। सजेशन यही होता है कि गिने चुने 2 4 5 पासवर्ड होने चाहिए और वो आपके सिर्फ और सिर्फ दिमाग में होने चाहिए और कहीं नहीं होने चाहिए। तो पहला तो वो हो गया, डेटा कहाँ से आप स्टील कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे क्या हो गया कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो पब्लिक हो रही है, तो उसका आपके खिलाफ भी कभी इस्तेमाल करा जा सकता है। वो सब मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कि क्या स्मिशिंग वगैरह में है ये सब चीजें। सही समय आने पे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। कह सकते हैं सुमित, इट मे बी नॉट। देखिए सुमित, इतना आसान नहीं है वायरस को डिटेक्ट करना, डिफाइन करना। अगर वो किसी अटैचमेंट के थ्रू आया तो बिल्कुल वो ट्रोजन हॉर्स हो सकता है ना। चलो, इसी तरीके एक चीज होती है रैंसमवेयर। रैंसम का मतलब क्या होता है? फिरौती। ठीक है। रैंसम का मतलब होता है फिरौती लेना किसी से। यानी इसका बनाने का जो टारगेट है वो है आपका पर्सनल डेटा ऑनलाइन पब्लिश कर देना, वरना आपको पैसा देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? कोई आपका पर्सनल ऐसा डेटा है जो आप पब्लिक में नहीं बताना चाहते, वो डेटा ये आपको धमकी देंगे, आपको ब्लैकमेल करा जाएगा और आपको उसके बाद इन्हें पैसे देने होंगे, तब जाके ये लोग रुकेंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे कि मान लेते हैं आपका कोई इंस्टाग्राम वगैरह, वैसे मैं ज्यादा यूज नहीं करता, बट ऐसा कुछ होता है ना स्नैपचैट वगैरह में कि एक ऐसा फोल्डर होता है जिसमें, जिसे आप ही देख सकते हो, बस जो आपने पब्लिश नहीं करा होता। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट ऐसा कुछ तो होता है, कुछ पता नहीं उसे क्या बोलते हैं। इन शॉर्ट आप ऐसा समझिए कि आपके मोबाइल को हैक कर, फोटोज हैं जो आप पब्लिक नहीं करना चाहते और आपको आपके मोबाइल को हैक करके फिर आपके पास मैसेजेस आएंगे कि भाई ये फोटोज ऐसे ऐसे हैं हमारे पास, या तो आप हमें पैसा दो वरना ये फोटोज हम पब्लिश कर देंगे, ये फोटोज हम पब्लिक कर देंगे। क्या बात को आप समझ पाए? और आप उस डेटा को खुद भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यानी मान लेते हैं आपका व्हाट्सएप कहीं और से लॉगिन हो गया किसी वजह से, वैसे तो सब चीजें आजकल काफी सेफ हैं, फिर भी मान लेते हैं ऐसा हो गया, तो उस केस में ये है कि आप अपना व्हाट्सएप ही एक्सेस नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप को किसी दूसरी डिवाइस से लॉग आउट करने के लिए अपने फोन के व्हाट्सएप के अंदर तो जाना होगा ना। अगर मुझे अपने पीसी से व्हाट्सएप को लॉग आउट करना है तो कम से कम अपने फोन का तो एक्सेस होना चाहिए। फोन भी गया तो कैसे एक्सेस करूंगा? समझ पा रहे हैं बात को? तो ये होता है रैंसमवेयर। इन शॉर्ट पर्पस है रैंसम लेना, पैसा कमाना। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। वॉर्म, ये क्या होता है जी? वॉर्म और वायरस में क्या फर्क होता है? वैसे तो वॉर्म भी एक तरीके का वायरस ही होता है, बट स्टिल एक बारीक सा फर्क होता है, वो ये है, वॉर्म डज नॉट नीड अ होस्ट प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर टू इंसर्ट अ कोड इनटू। ये अपने आप में एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि काम कर सकता है। ये वन मैन आर्मी है। समझ पा रहे हैं? वायरस को कोई होस्ट तो चाहिए था ना। याद करो, अभी हमने डेफिनेशन देखते लिविंग नॉन लिविंग वाली। वॉर्म इस वजह से वायरस से थोड़ा अलग होता है क्योंकि वायरस तभी काम करेगा जब आप उसे ओपन करेंगे। वायरस नीड्स ह्यूमन ट्रिगरिंग फॉर एप्लीकेशन। जब तक आपने उस फाइल को छेड़ा नहीं, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। जब आप उसे ओपन करेंगे तब वो काम होगा। बट वॉर्म के साथ ऐसा नहीं है, वो अपने आप जो है रेप्लिकेट कर सकता है और दूसरे कंप्यूटर्स तक भी जा सकता है नेटवर्क से। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? ये थोड़ा सा मेरे कहने से पढ़ लेना कि कोड राइड किसका एग्जांपल है, मॉरिस फॉर्म किसका एग्जांपल है, निम्रा किसका एग्जांपल है, थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है। 10-5% काम आपको भी होमवर्क में करना होगा। आगे चलते हैं। क्या आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अधिकतर वायरसेस टारगेटेड ही बनाए जाते हैं रमेश। आपको मैंने ट्रोजन बता दिया, वॉर्म बता दिया, रैंसमवेयर बता दिया, वायरस बता दिया। अब आते हैं एक और बार, इसे भी रीड कर लीजिए आप। रीड करिए। चलें आगे। डाउट्स कितने हैं? मुझे यहाँ 6 दिख रहे हैं ऊपर ऊपर से। आप में से कोई चेक करके अंदाजा बताएगा?
चलें आगे, 10 हैं, ठीक है 10 तो चलो अभी आगे चलते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं मिठुन, और ये प्रोग्राम से जो खुद ही आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। देखिए ये वायरसेस जो बनते हैं ना, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा बनते हैं। पहले वायरस बनते हैं, फिर उसका तोड़ बनता है, कुछ ऐसी कहानी है। मैं किसी एक कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट इन जनरल ऐसा देखा गया है एज पर रिपोर्ट्स यू से कि वायरसेस भी जो बनते हैं बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही ऐसे लोग बनाते हैं जो कि हाई लेवल दिमाग के होते हैं। तो पहले दिक्कत बनाई जाती है, फिर उसकी दवा बनाई जाती है। आगे चलते हैं। खैर वॉर्म आप समझ चुके हैं, ट्रोजन आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, ट्रोजन में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ट्रोजन ट्रोजन हॉर्स एक ही है, ये नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, कीवर्ड मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए ट्रोजन को समझने के लिए ये कहानी कितनी जरूरी है कि सोल्जर 10 थे तो 10 ही रहे होंगे, रेप्लिकेट नहीं हुआ होगा और ऐसा ऐसा हुआ होगा। अब इसलिए है कि ये सब चीजें ऐड करी गई हैं। कई लोगों को लगता है कि अरे तो बच्चों वाला डेटा एनसीईआरटी आजकल कौन पढ़ता है, जिसे कल सिलेक्शन लेना है वो आज पढ़ता है एनसीईआरटी। जब एनसीईआरटी में डेटा अच्छा दे रखा है तो क्यों नहीं पढ़ेंगे हम उसे। चलें आगे। स्पाईवेयर, वायरस और वॉर्म रिपीट कर देता हूँ। वायरस को एक ट्रिगर चाहिए काम करने के लिए। जैसे हवा में जो वायरस है वो तब तक काम नहीं कर सकता प्रिंसी जब तक वो हमारी बॉडी के अंदर ना जाए, उसे एक होस्ट चाहिए। वॉर्म को कोई होस्ट नहीं चाहिए। वॉर्म एक ऐसा प्रोग्राम है जैसे आपके कंप्यूटर में एक फाइल पड़ी हुई है, या आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस है, या आपके कंप्यूटर में एक वर्ड की कोई वर्ड का एप्लीकेशन है। यानी वो अपने आप में एक स्टैंड अलोन चीज है जो कि अपने दम पे काम कर सकती है। ठीक है, अब आते हैं जी स्पाईवेयर के ऊपर। स्पाई का मतलब क्या होता है? एक था टाइगर में आपने देखा होगा कि सलमान भाई हमारे जो है स्पाई बने थे, उधर कैटरीना कैफ भी स्पाई बनी थी, जासूस। स्पाईवेयर का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो जासूसी करता है आपके डेटा पे। देखिए समझिए, it records and sends the collected information into an external entity without consent or knowledge। आपके फोन से डेटा जाता रहेगा और आपको कभी पता भी नहीं लगेगा। आपके फोन से डेटा जाता रहेगा और आपको कभी पता भी नहीं लगेगा। वी आपको क्या करना है, आप एनसीईआरटी की साइट पे जाएंगे, टेक्स्ट बुक में जाएंगे, वहां पर आप जाएंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी पे, उसमें सब्जेक्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको कंप्यूटर भी दिखेगा और उसका हिंदी रूप भी दिखेगा। उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 12 में जाएंगे, आपको पूरा चैप्टर हिंदी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 12 डेटा आपके सामने होगा। ठीक है, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? सी हिमांशु, लूजली स्पीकिंग वॉर्म एक तरीके का वायरस ही है, बट फिर भी दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। जी हाँ, एनसीईआरटी बुक्स की ऐप है ना, बिल्कुल है। डाउट्स अभी थोड़ी देर में लूंगा मैं। क्या आपको स्पाईवेयर समझ आया? स्पाईवेयर यूजुअली ट्रैक्स इंटरनेट यूजेज डेटा एंड सेल्स देम टू एडवर्टाइजर्स। ये अभी एक बच्चे ने पूछा था कि क्या करेंगे हमारे डेटा का। डेटा इज मनी, आपका डेटा वहां तक जाएगा और एडवर्टाइजर क्या करेंगे, एक तो आपको उसी पर्टिकुलर चीज की एड दिखेगी विच इज लीगल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिखे अच्छी बात है। दूसरे नंबर पे आपका जो कार्ड की डिटेल्स है, बैंक की इंफॉर्मेशन है, वो भी उठा ली जाएंगी वहां से। ठीक है, जैसे कि आप अपने एसएससी की रीजनल वेबसाइट्स पे लॉगिन करते हैं तो कई सारी उनमें से ऐसी हैं जो सेफ नहीं है, यानी उनके आगे HTTPS नहीं लगा हुआ। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है कि कायदे से कम इतना तो सिक्योरिटी होनी चाहिए उन साइट्स पे कि हम अपना डेटा उस पर डाल रहे हैं। सी फॉर यू इट इज जस्ट अ रोल नंबर एंड योर डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम, बट जो यूज करने वाला है क्या पता उसे कैसे यूज कर ले किसी दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ कंबाइन करके। तो जो यूज मतलब डेटा जितना प्रोटेक्टेड होगा उतना ही अच्छा रहता है। क्या आपको स्पाईवेयर रैंसमवेयर में फर्क समझ आया? स्पाई का काम है कि डेटा चुराना, आगे जाके स्पाईवेयर ही जो है रैंसमवेयर भी बन सकता है, क्योंकि डेटा आपका यहाँ से उठ गया, ये आपका खाता खाली कर देगा। रैंसमवेयर खाता खाली नहीं करेगा, वो आपको धमकी देके आपसे आपका ही खाता खाली करा के उसके पास पैसे ट्रांसफर कराएगा। क्या आप दोनों में फर्क समझ गए? रैंसमवेयर में आपको धोखा दिया जाता है, फिरौती मांगी जाती है। स्पाईवेयर में आपका डेटा खुद ही चुरा के खाता खाली कर दिया जाता है। जब मैं बैंक में था, 2016-17 की बात है, तो महीने में कम से कम 10 लोग ऐसे आते थे जिनका खाता खाली हो जाता था। मतलब बूढ़े बूढ़े जो किसी के दादा दादी हैं वो आते थे कि हमारे खाते में 50-55 हजार रुपए थे, किसने हमसे ये मांगा वो मांगा, फोन पे हमने बता दिया, खाता जीरो हो गया, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। उस समय आरबीआई की गाइडलाइंस भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी, तब नया नया ये मसला जो है चला था और अधिकतर केसेस में कुछ भी नहीं हो पाता था। तो वही है कि देखिए जितना प्रोटेक्टेड रहेंगे उतना अच्छा है। कुछ बेसिक चीजें आप अपने खातों में, अपने फैमिली के खातों में करा सकते हैं। जैसे एक फैसिलिटी होती है, स्वीप आउट वाली फैसिलिटी होती है, या ऐसी चीजें होती हैं, आप अगर कोई एफडी वगैरह कराते हैं तो वैसी कराई जिसमें स्वीप इन ना हो। स्वीप आउट स्वीप इन थोड़ा बहुत समझते हैं आप? स्वीप आउट कैसे चलता है कि मान लेते हैं मैंने अपने खाते में स्वीप आउट की फैसिलिटी रखवा रखी है, तो वो मैंने एक लिमिट सेट करा दी। मान लेते हैं मैंने कह दिया 50,000 रुपए से ऊपर जब भी बैलेंस गया तो मेरे खाते में से जो भी वो रिमेनिंग अमाउंट है उसकी एफडी कर देना। समझ गए स्वीप आउट का कॉन्सेप्ट? यानी मेरे खाते में कभी भी 50,000 से ऊपर ऐसे पैसे होंगे ही नहीं जो मैं निकाल सकूं, पहला तरीका। इसी तरीके की फैसिलिटी होती है स्वीप इन की। स्वीप इन क्या है कि मेरे खाते में 25,000 रुपए है, लेकिन साथ में मैंने एफडी करा रखी है 3 लाख रुपए की।
अगर स्वीप इन एक्टिवेटेड है एफडी में, तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं एटीएम से 10,000 रुपए निकालूंगा निकल जाएंगे, अगले 10 निकालूंगा निकल जाएंगे, अगले 10 निकालूंगा निकलेंगे क्या? 25,000 से 10-10 दो बार निकाले निकल जाएंगे, क्योंकि स्वीप इन एक्टिवेटेड है ना, एफडी टूट जाएगी और यहाँ पर 295 बच जाएंगे और 10 निकल जाएंगे, अगले 10 भी निकल जाएंगे। तो ये रिस्की शॉट होता है। अगर आपको लगता है कि आपको एफडी की अभी जरूरत नहीं है तोड़वाने की, तो आप स्वीप इन उसका कभी एक्टिवेट ना करें। अगर आपको पैसे सच में तोड़वाने हो एफडी के, तो अगले दिन बैंक चले जाना। इसी तरीके क्या होता है कि आजकल आप लिमिट सेट करा सकते हैं, ये सब आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे कि आप अपने पीओएस मशीन पे जो पेमेंट करते हैं, मर्चेंट वाली दुकान पे जाके करते हैं ना, मर्चेंट वाली, वो आप सेट करा सकते हैं। लिमिट सेट करा दो, मान लेते हैं 4,000 रुपए पर डे। इसी तरीके एटीएम की लिमिट सेट करा दो आप 20,000 रुपए पर डे। इसी तरीके आप इंटरनेट बैंकिंग की यानी वेबसाइट पे शॉपिंग करते हो, उसकी लिमिट तय कर दो 15,000 रुपए पर डे। इस तरीके आप लिमिट सेट कर सकते हो। कॉन्टैक्टलेस ऑफ होना चाहिए कायदे से। देखिए, हर सुविधा आपको यूज नहीं करनी। मैं पर्सनली, मेरा मानना ये है कि कॉन्टैक्टलेस में वो कहते हैं ना, कार्ड लगा दो पेमेंट हो जाए। क्यों? मुझे पासवर्ड डालना है, मैं पासवर्ड डाल के पेमेंट करूंगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। मतलब व्हाई, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? क्या फायदा होगा, मतलब क्या यूज है उसका, समझ पा रहे हैं ना? यानी सम ऑप्शंस आर नॉट टू बी टेकन। ये नहीं कि बैंक जो जो सुविधा दे रहा है सब लिए जाएंगे, नीड नहीं है, हमें हमें नहीं चाहिए। समझ पा रहे हैं बात को? यानी आप उसे ऑफ रखें, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ रखिए। बिल्कुल, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द पॉइंट्स। आपको सारी बात समझ आ रही है, ठीक है? एक काम करते हैं, डाउट्स की तरफ भी चलते हैं। आपका एक आध चीज आपको और बता के फिर मैं आपके डाउट्स ले लूंगा। आप एक बार स्पाईवेयर को रीड करो, फिर हम आगे चलते हैं। ये आप समझ गए, आइदर लीगल और इलीगल का मतलब क्या है, क्योंकि एड काइंड ऑफ लीगल है और आपका क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चुराना काइंड ऑफ इलीगल है। नहीं, स्वीप आउट, स्वीप आउट, स्वीप इन फैसिलिटीज है मनोज, जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। आप जैसे बैंक जाते हैं, बैंक से एफडी खुलवाते हैं ना, वो बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है एफडी खुलवाने की। तो जो फॉर्म होता है एफडी का, उस पर एक ऑप्शन होता है कि स्वीप इन को ऑन करना है नहीं करना, तो उस पर आपको नो करना है। ऐसे स्वीप आउट आपने कराना है नहीं कराना, आपको यस करना है। बैंक खुद नहीं बताते ये सब, पता है क्यों नहीं बताते? अब स्वीप आउट में बैंक का क्या नुकसान है? आपके 1 लाख रुपए पड़े हैं, आपने स्वीप आउट कराया 50,000 पे, तो आपके 50,000 यहाँ, 50,000 एफडी में पड़े। एफडी का रेट है 6.25, इसका रेट है 3.5, इसका है 3.5। तो बैंक का तो यहाँ फायदा है ना, बैंक को कम ब्याज देना पड़ रहा है, काम भी बढ़ेगा और बैंक को कम ब्याज देना पड़ रहा है आपको। यहाँ पर अगर आप 1 साल तक पैसा रखेंगे तो आपको 3,500 मिला, यहाँ पर 1750 आपको यहाँ मिल गया और यहाँ पर 3200 रुपये आपको और मिल गए। तो आप समझ रहे हैं, आपके यहाँ 1700 रुपये फ्री के बन गए या 1500 रुपये फ्री के बन गए, सिंपली स्वीप आउट एक्टिवेट कराने के। बाकी ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या चाहते हैं अपने खाते से, किस तरीके का आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बट दीज आर सर्टेन ऑप्शंस व्हिच आर जनरली यूजफुल। खैर आगे चलते हैं। क्या 5 ईयर तक आप सारी बात समझ पा रहे हैं? So, राकेश, बैलेंस बहुत आएगा। अभी आप देखे जाओ, आप एक बार नौकरी पे लगो, आपको इतना आपके खाते में बैलेंस आ जाएगा, सरकारी, 1 नंबर का, ईमानदारी का, मेहनत का, गर्व महसूस करने वाला, कि आपसे खत्म नहीं होगा। 30 दिन पता भी नहीं लगते कब वो 70,000 60,000 का मैसेज आ जाता है सरकार की तरफ से, आपको महसूस भी नहीं होगा। और 1 साल के अंदर आप जब अपने खाते में पैसे देखोगे, तब आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं कुछ हूँ। सिर्फ 1 साल के अंदर, आप ज्वाइनिंग के ठीक 1 साल बाद देखिएगा। पहले 6 महीने बहुत खर्चा होता है, क्योंकि आप नई जगह जाते हैं, कभी आपको फ्रिज खरीदना है, आपको टीवी खरीदना है, आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी है। पहला 6 महीना थोड़ा भारी रहता है आपका, उसके बाद फिर बचत ही बचत। चलें आगे। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल यूज करता हूँ हिमांशु, ये सारी फैसिलिटीज में यूज करता हूँ। बैंक में काम कर चुका हूँ, तो आई नो द थिंग्स कि क्या क्या लोगों को समस्या आई है, तो मैं उसकी वजह से भी, एंड सेकेंडली अदरवाइज ऑल्सो दिस इज काइंड ऑफ गुड थिंग। ये फैसिलिटीज आपको यूज करनी चाहिए। इसकी तो ऐड भी कई सारी, अमिताभ बच्चन जी कई सारी ऐसी ऐड करते हैं जो बहुत अच्छी एड्स होती हैं। आरबीआई की तरफ से कई सारी वो एड्स करते हैं, जिसमें एक जो है वो ये भी बताते हैं कि मैंने अपने कार्ड की लिमिट सेट कर रखी है ऑनलाइन शॉपिंग की इतने 1,000 रुपए, तो आप खुद सेट कर सकते हो। ये तो इनफैक्ट आजकल मोबाइल ऐप से भी हो जाता है, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह की ऐप से हो जाता है। खैर आगे चलते हैं। स्वीप आउट करना हो, आपको बैंक जाना होगा, उन्हें कहना होगा कि स्वीप आउट एक्टिवेट कराना है मुझे अपने इस अकाउंट में। वो एक फॉर्म देंगे, आप साइन करेंगे, स्वीप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम सब रो लो, तुम्हारे खाते में इतने हैं उतने हैं, ठीक है, सब कर लो। मेरा खाता ही नहीं है, अब बताओ, मैं झूठ पे हूँ तो सबसे गंदा झूठ मैं ही बोलूँ, मेरा खाता ही नहीं है, अब बताओ। ठीक है चलिए आगे। ऑब्वियसली ये झूठ है, मेरा खाता है, मेरे खाते हैं, मैं मानता हूँ। ठीक है, क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? ऑल गुड, कोई दिक्कत आपको? चलिए आगे, 1 मिनट रुकिए, मैं डाउट्स देख लेता हूँ कितने हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं, इस वाली को अगली क्लास में हम मिलेंगे, उसके अंदर हम इसके आगे बढ़ाएंगे। एडवेयर क्या होता है, की लॉगर्स क्या होते हैं, ये किस किस को नहीं पता, एक चीज मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा। रुकिए, ये भी पढ़ाऊंगा मैं आज की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। पता है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। जिसे नहीं पता उसे सिखाऊंगा, पता है, बहुत अच्छी बात है, इससे फर्क पता होने चाहिए। ठीक है, पता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये बारीकियों को हम कवर करेंगे, जैसे कि ये फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग, इसमें किस किस को फर्क पता है? फिशिंग, विशिंग और आपका स्मिशिंग, स्पूफिंग और स्निफिंग
और एक और हम कवर करेंगे ईव टीजिंग। ये सब चीजें भी मैं आपको आने वाली क्लास में कवर कराऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। अब आपसे मिलता हूँ मैं आने वाली क्लास में। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। अच्छा ठीक है राधना, ये सब कवर करेंगे हम इस क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल। एक एक करके मैं डाउट्स देख रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ डाउट्स वाले बच्चे क्लास में रुकेंगे, बाकी सब जा सकते हैं। रिद्धि के डाउट से मैं शुरू कर रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी बताइएगा। ओहो, कुछ टेक्निकल इशू हो गया, आप सबके कमेंट्स वगैरह हाइड हो गए। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप सेशन में बदल। क्या इशू है? रिद्धि आप दोबारा भेजिए, एक बार इसे हटा के दोबारा भेजिए, कुछ इशू है साइट में शायद। अभी अपने पास है टाइम, करीब 15-20 मिनट में डाउट्स लूंगा आप सबके, जब तक मैं अगले डाउट की तरफ चलता हूँ। मैं सभी के डाउट एक एक करके ले रहा हूँ, आप चिंता ना करें। रिद्धि अभी देखता हूँ आपने भेजा नहीं भेजा। मनीषा का डाउट जब तक मैं ले लेता हूँ। गुड मॉर्निंग, CHSL देना है सिलेबस, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है बेटा, अदरवाइज मत लीजिएगा, बट आई थिंक सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, बिकॉज मैथ्स में भी आप लेस देन 50% पे, इंग्लिश में भी आप लेस देन 50% पे। सिलेबस आपका पूरा नहीं हुआ है। एक बार आप अभी क्लास में है तो आप कमेंट करिए। एक बार देखिए कि जो 70% आपने मुझे क्लेम करा है, क्या वो 70% आपको आता है या आपने लगाया है क्लासेस से? दोनों बातों में फर्क है। जैसे बेटा आज आपने कंप्यूटर की क्लास में वायरस सीखा, तो एक तो है मैंने आपको क्रीपर बता दिया कि 1971 में बना है, ठीक है, और बॉब थॉमस ने बनाया, ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। किसने बनाया, कोई बताएगा? अभी मैंने नाम बोला था एक, बॉब थॉमस, ये पहला बंदा था जिसने काम करा था, थोड़ा ध्यान रखना है ना। लगाया है और कंप्लीट होने में फर्क है। आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं मनीषा जी? एक साल हो गया, तो एक साल में आपका सिलेबस क्यों पूरा नहीं हुआ, मुझे बताइए आप। आपकी डांट पड़ेगी अब। एक साल तो काफी होता है बेटा सिलेबस पूरा करने के लिए। शुरू के काफी समय आपने मतलब उतनी इंटेंसिटी दिखाई जितनी आप अभी दिखा रहे, नहीं दिखाई होगी ना। हाँ, देखो मनीषा, बहुत बार क्या होता है जीवन में, पर्सनल लाइफ या फैमिली सही नहीं चलती है, और भी कई रीजंस होते हैं। बट कड़वी बात देखो क्या है ना, कि कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में उसके बदले कुछ मिलता नहीं, लॉस ही होता है। तो अभी जो आप कर सकते हो मैं आपको वो बताता हूँ। आप ये जो 70% आपने लगाया है ना, इसे 100% तैयार कर लो। उस 30% के बारे में मत सोचो। ये जो 70% पे आपने अपना समय लगा दिया है, इसे तैयार कर लो। क्या ये काम हो पाएगा? यानी अगर आपने मैथ्स में 10 में से 7 चैप्टर पढ़े हैं, तो 7 के 7 चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लो, उतने में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 70% का मतलब होता है 140 नंबर 200 में से। अभी नहीं आ रहे वो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ करी है। ये भी तब जब रीजनिंग हमारा साथ दे रही है। अगर आप रीजनिंग को हटा दो तो बाकी 150 में हम बहुत पीछे हैं। बाकी 150 में वो 50 नंबर के आसपास है ना। तो रीजनिंग को साइड करके थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए, और वो जो पोर्शन है उसे अच्छे से एक बार तैयार करो, और बीच बीच में अपने एजुकेटर से मिलता रहा करो। मुझसे या जिससे भी आप जो भी चीज पढ़ते हो उससे मिलो, उससे बात करो कि मुझे बताओ क्या क्या सोल्यूशन है। और उसके अलावा पूछो तब जब सच में दिक्कत। तो ये नहीं कि मैंने मेहनत करी नहीं और मैं पूछ रहा हूँ, ये काम नहीं करना आपने। अभी के लिए आप 70% पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार करें। फिर मुझे अगले हफ्ते या जब आपका मन करे मिलने का, आप मिलें और मुझे बताइए उससे फायदा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। और साथ में प्रीवियस ईयर को अच्छे से लगाते रहिए। जो 100 नंबर आपके कटे हैं, ये क्वेश्चंस को अपने पास नोट कर लीजिए और इन्हें पेपर से पहले दोबारा लगा के जाइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। रिद्धि, मैं आपका रेज हैंड फिल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, कनेक्टिंग आ रहा है, लेट्स सी। जी हाँ, बताइए रिद्धि जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा डाउट ये है कि मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की थी, तब आपने मुझसे कहा था कि मैं अपना मैथ्स और इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर लूँ और जीके भी स्टार्ट कर दूँ। ठीक है। सर मेरा मैथ्स का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, इंग्लिश का ग्रामर वाला पोर्शन भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, और मैंने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर ली है, और मेरा फिजिक्स का थोड़ा सा बचा है, और मैंने केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर ली है। हाँ, कॉल किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा भेजिए आप, जब तक मैं अगला डाउट देख रहा हूँ। जी रिद्धि जी कि मैं बताइए। सर मेरा डाउट ये था कि मैं जो CHSL है उसके लिए अब कैसे प्रिपरेशन करूँ, मतलब रिवीजन कैसे करूँ। किसका? CHSL के लिए मैथ्स का रिवीजन कैसे अभी करूँ। तक आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं कुछ? रजत, आपकी डाउट की तरफ भी चलूंगा। सर मैंने CHSL 19 के प्रीवियस ईयर दिए हैं पेपर। क्या आ रहा है उसमें सेक्शनल? सर सेक्शनल मेरा मैथ्स में मेरा रहा है 42, अरे बहुत बढ़िया, शाबाश। और इंग्लिश में मेरा रहा है
सर मैं सेक्शनल बता तो सर ग्रामर में 13 रहा है। ठीक है, इंग्लिश में ऑन एन एवरेज आपको क्या लगता है 50 में से कितने आ जाएंगे? सर 30 और 30 मतलब 30 आते हैं एवरेज। और मैथ्स में ऑन एन एवरेज कितने आ जाएंगे? मैथ्स में सर मतलब सर 2 बार तो मेरे आउट ऑफ 50 आए जब मैथ्स बिल्कुल बेसिक इजी आया तो। और वैसे मेरे मैथ्स में 40 प्लस ही आते हैं, 40 और 42 के बीच में ही आते हैं। बहुत बढ़िया। और रीजनिंग में? सर रीजनिंग जब नंबर सीरीज वगैरह आ जाती है तो डाउन चली जाती है तो 35 टू 40 के बीच में ही आता है स्कोर। और जीके में? सर जीके में बहुत कम आता है कोई स्कोर, बात नहीं। कभी कभी मतलब अभी जो मैंने 19 अक्टूबर वाला सेट लगाया था वो मेरा सबसे अच्छा सेट गया था, उसमें मेरे सर टोटल मार्क्स आए थे 141 और जीके में मेरे उसमें आए थे 30 मार्क्स। और वैसे ऑन एन एवरेज जीके में कितना आता है? सर कभी कभी तो 8-6 आते हैं, कभी कभी मतलब ज्यादा आ जाते हैं। जब स्टैटिक जीके आती है, हिस्ट्री मतलब जो पढ़ी हुई आ जाती है उसमें आपने मार्क्स। देखिए बाकी 3 सेक्शन तो आपके अच्छे जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो कोर्स आपको मैंने दिया है जीके का प्रैक्टिस वाला, ये आपने लगाया है अभी तक? नहीं लगाया है? नहीं सर मैंने अभी नहीं लगाया अभी है। के लिए आपके लिए जो सजेशन मेरे पास है वो ये है कि एक तो आप डेली 1 प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। आप एक की जगह 2 लगा लें वो और अच्छी बात है। 1 प्रीवियस ईयर मॉक, यस सर। फालतू फालतू नहीं, प्रीवियस ईयर मॉक जो एसएससी ने पूछा है, ठीक है? यस। इसके सारे क्वेश्चंस में से जो आपके गलत या स्किप होंगे उन्हें आप करेंगे रीट्राई 2 बार। 2 बार मतलब 2 बार, मुझे नहीं पता कैसे, एक बार उसी समय, एक बार अगले दिन या कभी और, ठीक है? पेपर से पहले 2 बार रीट्राई करेंगे आप। जीके के लिए जो मैंने आपको अभी एक फुल जीके एमसीक्यू कोर्स करके चल रहा है मेरा, उसे आप लगाइए स्पीड बढ़ा के, इंटू 2 की स्पीड करिए और चीजों को सुनते जाइए, समझते जाइए बस। आप स्पेशल क्लासेस वगैरह कुछ लगा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से? सर स्पेशल क्लासेस में 7 से 7.5 बार ही तो लगाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये काम करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा इन शॉर्ट आप जीके की जितनी प्रैक्टिस कर पाए मेरे पास वो करिए। सॉल्यूशंस को ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं देता हूँ, यानी यस एक सर। मॉक टेस्ट डेली मिनिमम देना है। उसके सभी क्वेश्चंस जो गलत होंगे या अंदर से पता होगा ना जुगाड़ से आंसर निकला है, तुक्का लगा है या स्किप हुआ, उन सबको 2-2 बार रीट्राई करेंगे। जीके की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मे इट बी विद माय दिस कोर्स, ये प्लस वाला जो कोर्स है या स्पेशल क्लास है, कहीं से भी इतना आप करिए, मेरे हिसाब से इतना काफी रहेगा, हो जाना चाहिए सिलेक्शन। बस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, ठीक है? आपकी कॉल शायद फिर से डिस्कनेक्ट हो गई, बट आई सपोज मैंने आपके सवाल का आंसर दे दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे जो है दोबारा भेज दीजिएगा, मैं आपसे दोबारा बात करूँ, बट आई सपोज हो गया होगा काम। अगला डाउट देखता हूँ जी, किसका आया है? रजत का डाउट आया है। मैथ्स में आपको प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है? अच्छा, और डाउट है आप दोबारा भेजिए। जब तक मैं रजत का डाउट हो गया, बहुत बढ़िया। ओहो, भाई सोने का मैं डिस्टर्बेंस वेटिंग फॉर, ठीक है? आना जाना पापा मेरे घर कभी कहीं जाना होता है, नेक्स्ट वीक गली में शादी है इसलिए मैं कल अपने सिस्टर के पास शिफ्ट कर रहा हूँ। क्या सर ऐसा करना सही रहेगा? इस टाइम पे घर वालों को प्रेशर? बिल्कुल सही रहेगा ना। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि आपको लगता है कि आपकी घर में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आपकी जो सिस्टर है, जैसा मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ, वो मैरिड है और आप उनके पास शिफ्ट होना चाह रहे हैं अगले 15-20 दिन के लिए, क्या यही आप पूछ रहे हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही रहेगा। देखिए सिस्टर हैं आपकी, दीदी की मदद लेना अपने करियर को बनाने में, इससे बढ़िया क्या होगा? आप बिल्कुल जाइए, बस भूलिएगा मत किस वजह से आप जा रहे हैं, तो पूरी जान लगा दीजिएगा, सुबह से रात तक लगातार पढ़िएगा, बहुत मेहनत करिएगा। इन 20 दिनों को ऐसे यूटिलाइज कीजिएगा कि आप वहां से आए तो खुशी खुशी आए, ठीक है? ऑल दी बेस्ट आपको। और बहुत ज्यादा पढ़ना, जितना पढ़ सको उतना पढ़ना और स्मार्टली पढ़ना, ठीक है? अच्छा ठीक है, ऑल दी बेस्ट और अच्छे से आप जाएं और उम्मीद करता हूँ ये जो फैसला है आपका सही बैठेगा। अगला डाउट मनीष का डाउट ले रहा हूँ मैं। टाइपिंग कितनी चाहिए एलडीसी के लिए, आप एक बार मुझे बताएंगे? आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट दिस थिंग। 35 आपने एक आध बार करके देखी है टाइपिंग? आपकी टाइपिंग स्लो की तरफ है या कैसे है? थोड़ा सा आपने ऑनलाइन ट्राई करा है? आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं? ये दोनों एग्जाम आपके पुणे में ही है? नहीं, अगर आपका एमटीएस में सिलेक्शन होगा तो क्या आप उसे ज्वाइन करेंगे? जैसे आप मान लेते हैं पेपर देने गए, पुणे गए, आपका सिलेक्शन हो गया, तो क्या आप उसे ज्वाइन करेंगे?
समझा नहीं मनीष, डिटेल में लिखें जब तक मैं अगला डाउट देखता हूँ। देखिए मनीष, एक ही चीज कहूंगा, अभी अगर आप घर बैठ के तैयारी करते हो उससे तो कम समय मिलता है, जो बात बिल्कुल साफ है। मतलब कहीं पर भी आप नौकरी करोगे, आप 2 घंटे भी कहीं पढ़ाओगे ना, मतलब बिल्कुल बेसिक सी बात करो, तो कुछ तो जाएगा 24 घंटे में से, है ना। 2 घंटे की नौकरी के लिए 4 घंटे जाते हैं, और ये फुल टाइम एक तरीके की जॉब है। आप एक बार अपने घर पे डिस्कस करो, इसका आंसर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। आप अपनी फैमिली से, अपनी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए, अपनी फैमिली में जो बड़े हैं उनसे बात करके ये आपको कॉल लेना है कि अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको जाना चाहिए, अगर आपको नौकरी नहीं करनी तो आपको नहीं जाना चाहिए। मतलब इट इज एज सिंपल एज दैट। जाकर क्लियर करके एंड तक जाकर मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, वो थोड़ा गलत है। आपके पैसे भी खराब होंगे। राजस्थान से पुणे जाने का मतलब है कि ट्रेन में जाएंगे तो कम से कम आपको 3-4 दिन का आपका सफर हो गया, फ्लाइट से जाएंगे तो कम से कम 20,000 रुपये आपके लगेंगे, क्योंकि आना जाना रुकना बहुत कुछ होगा। तो ये डिपेंड्स ऑन योर फैमिली। आप अपनी फैमिली से बात कीजिए और उसके बाद आप फैसला लीजिए। इसमें मैं डायरेक्टली आपको यहाँ बैठ के नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। हाँ, ये मनीष अगेन सीजीएल ही करना है, बहुत अच्छी बात है। सीएचएसएल भरा है आपने? एलिजिबल नहीं थे? क्यों? अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मनीष, इसका फैसला फैमिली के साथ लो, और जैसी आपकी तैयारी है, आप थोड़ा बहुत तैयारी अच्छी कर रहे हो, तो सीजीएल सीएचएसएल भी आने वाले समय में दो, उसमें भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। मैं अगला डाउट लेता हूँ मनीष। इन शॉर्ट इसका आंसर मैं नहीं, इसका आंसर आपकी फैमिली आपको दे सकती है। तो उस केस में आप देखिए, अगेन वही वाली बात है कि आप अपने मन से पूछिए। उस केस में अगर आपको लगता है स्किप करके आगे चल के तैयारी दूसरी करनी चाहिए, आप इसे ज्वाइन नहीं करेंगे तो स्किप भी कर सकते हैं आप। इट्स लाइक, और इट्स डिपेंडेंट ऑन यू। देखिए, एक इंसान के लिए एक नौकरी कुछ नहीं होती, दूसरे इंसान के लिए नौकरी उसका सपना होता है ना। तो मतलब डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चाहिए। हाँ, जाएं तभी जब आपने उसे ज्वाइन करना हो। फैमिली के 15-20 हजार तभी लगवाएं जब अगर आप क्लियर करें तो आप उसे ज्वाइन करें। मतलब इट इज एज क्लियर एज दैट, ठीक है। अब मैं अगला डाउट देखता हूँ, गायत्री का डाउट। ठीक है, आप मुझे अगली क्लास तक का टाइम दो, क्योंकि ईयर्स तो 12 वाला मेरे हिसाब से चल जाता है इसमें। बट जो आपने पूछा है उसमें आपने 3 सवाल पूछे हैं, इसके लिए मुझे डेट्स का भी डेटा इकट्ठा करना होगा, जो कि जनरली इंपॉर्टेंट नहीं होता है एसएससी के लिए। तो मैं एक बार आपको अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में मिलता हूँ इसके आंसर के साथ, कि कब आया एग्जैक्ट डेट से मैं आपके लिए कुछ बना के ले आऊंगा। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एग्जैक्टली, बट स्टिल मैं आपको कोशिश करूंगा इसका डेटा आने वाली क्लास में प्रोवाइड करूँ। जब भी आप इसका रिकॉर्डेड देखें, आप इसकी अगली क्लास या उससे अगली क्लास देखें, आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जो जाना चाहे जा सकता है। एक आखिरी डाउट और ले रहा हूं मैं, इसके बाद सागर, इंडियन और सुवेंदु। इंडियन, आपने कल भी शायद डाउट भेजा था, पता नहीं आप शायद उस समय क्लास में थे या नहीं थे। तो आप एक बार इसे थोड़ा सा पास से भेजिएगा, इसका नीचे वाला पोर्शन, अगली क्लास में, और मेरे साथ उस समय क्लास में रहिएगा आप। मैं रेज हैंड सुवेंदु आपका अगली क्लास में लूंगा। कुमार, आपका रेज हैंड किसी वजह से नहीं शो हो रहा है, आप अभी क्लास में शायद नहीं है, रुकिए आ गए हैं आप। दिस वुड बी द लास्ट डाउट। बाकी रिद्धि, सुवेंदु, इंडियन, आपके रेज हैंड अगली क्लास में लूंगा। जी हेलो, बताइए। हेलो, प्रणाम सर। हाँ जी बताइए, नमस्ते सर मेरा डाउट, डिस्कनेक्ट हो गए हैं आप, दोबारा भेजिए जब तक मैं इसे रीड कर। हेलो जी बताइए। सर। इंग्लिश के रिगार्डिंग सर बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रहा है सर, कि मतलब एंटोनिम और सर सिनोनिम नहीं बनते हैं सर। और जीके में सर वही दिक्कत आ रही है कि मतलब स्टैटिक कोर्स नहीं लगा है सर, और सीएचएसएल का सर एग्जाम भी आ रहा है। तो सर अभी क्या मॉक टेस्ट मतलब, पे क्या स्कोर आ रहा है आपका? वैसे तो आपने सर मॉक टेस्ट में सर कल मैंने भेजा था तो वही सर, अगर मॉक दे रहा हूँ सर तो वही 110 to 130 सर रेंज आ रहा है। और सर अगर प्रीवियस ईयर पेपर देता हूँ तो 130 से 145 या फिर 150 प्लस भी कभी कभी चले जाते हैं। लेकिन देखिए सर वही है कि हाँ, इंग्लिश में सर हमेशा मेरे गलती हो जाते हैं। 5 तो मिनिमम सर गलती हो जाता है, कभी कभी 9 भी चले जाते हैं। सबसे और पहले प्रीवियस ईयर मॉक्स देने हैं, यानी मॉक देने हैं लेकिन प्रीवियस ईयर बेस्ड देने हैं। आजकल आपको सभी वेबसाइट्स पे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं एग्जैक्ट बने हुए, वो देने हैं, यस सर। और ठीक है। सर इंग्लिश में सर और क्या करना चाहिए, मतलब जैसे कि एंटोनिम्स और सिनोनिम के लिए? आपके पास कोई किताब या किसी एजुकेटर की कोई पीडीएफ वगैरह है? ब्लैक बुक है सर। उससे आप पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ते हैं आप उसे? थैंक यू सो मच, परफेक्ट, सर बताइए। उसमें OWS और ईडीएम सर मैंने कर रखा है पूरा, लेकिन सर जो ये याद ही नहीं होते हैं सर, एंटोनिम और सिनोनिम।
कभी एंटोनिम वाले सिनोनिम में ऐड हो जाते हैं सर, और उसमें ऑप्शन गलती हो जाते हैं सर, और आप एरर का एक काम कर सकते हैं, देखिए कभी कभार क्या होता है ना, किताब से चीजें याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अनअकैडमी पे किसी एजुकेटर की ऐसी क्लासेस देखिए इंग्लिश की, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें उसने समझा रखा हो इन सब चीजों को। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, बट कई बार क्या होता है ना, शब्द समझ में आ जाए। जैसे आप एक बात बताओ, आज की क्लास आपने लगाई थी अभी? नो सर। ठीक है, आप मुझे बताइए, ट्रोजन नाम का एक वायरस है, सुना है आपने कभी? ट्रोजन सर, ये तो कहानी है सर, ट्रोजन का घोड़ा। अब वो कहानी के जरिए ही मैंने आज जैसे अपनी क्लास में बताया है, तो ये ट्रोजन की कहानी अगर आपको पता है तो काफी आसान हो गया। हाँ जिसे सर। कहानी नहीं पता वो रट्टे मारता रहेगा बैठ के, वो कभी याद नहीं कर पाएगा। तो कई बार एजुकेटर्स क्या करते हैं कि वो आपको कहानी के जरिए थोड़ी सी मदद कर देते हैं, तो या कोई रूट वर्ड्स बता देते हैं कि जैसे लैक्टिक एसिड है, लैक्टोस है, लैक्ट वर्ड देखा और मिल्क वाला आंसर हो गया, है ना? यस। ट्रिक्स नहीं होते लेकिन लॉजिक्स होते हैं। तो एक एजुकेटर ढूंढिए जिसने वोकैबुलरी वाले पोर्शन पढ़ा रखा हो और जिसने प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी पढ़ा रखी हो। मतलब आपका काम क्या है, प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी की थ्योरी क्लासेस रिकॉर्डेड में डबल स्पीड में किसी एजुकेटर की देखिए, ये काम मेरे हिसाब से वहां से हो जाएगा। उसके और सर बताइए। सर स्पेशल क्लासेस जैसे कि सर मैं आपकी नहीं देख पाता हूँ, तो सर मतलब ये इशू आ रहा है कि मतलब स्पेशल क्लासेस डायरेक्ट देखना चालू कर दें, या फिर सर कुछ पहले से आपकी जो स्पेशल क्लासेस रखी हुई हैं वो रिकॉर्डेड? देखो बात ये सच है कि एक महीना भी नहीं है अब आपके पास, है ना? एक यस। महीने में एक महीने जितना काम हो सकता है, तो पुराने तो सब छोड़ दो, नया कर लो। एक तो फुल जीके एमसीक्यू कोर्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो कर रखा है सर। वो अच्छे से कर लेना, उसके नोट्स रिवाइज कर लेना। इसके अलावा आपको थोड़ी सी मैं मशक्कत कराऊंगा, आपको जाना है 2021 के प्लस कोर्सेज पे। वहां पर मैंने आपको जुलाई के आसपास 4-5 कोर्सेज दिए हैं, जिसमें स्टैटिक जीके का दिया है, एक ज्योग्राफी का दिया है, ऐसे ही मैंने आपको 3-4 कोर्सेज दिए हैं। इन सर ये कोर्सेज प्रैक्टिस कोर्स, हाँ प्रैक्टिस कोर्स नहीं, ये कर ली? ज्योग्राफी और साइंस वाला लगा रखा है सर मैंने। कौन कौन सा? ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ये वाला साइंस वाला। अच्छा मुझे बताना, मलक्का स्ट्रेट कौन से दो देशों के बीच में है? मलक्का स्टेट सर, इंडोनेशिया और सर शायद, सर अभी तो याद सही है, सही है, सही, मलेशिया। ठीक है, ठीक है, पास हो गया। आप मुझे बताएंगे कि ये इंग्लिश चैनल कौन से इलाके में है? यूरोपियन रीजन में, मतलब यूरोप में है। यूके और यूरोप के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, तो बस उसे रिवाइज कर लेना अगर ये सब लगा रखा है तो। हो ठीक, जाता है मतलब ऑप्शन के थ्रू। हाँ हाँ वो मैं समझ गया, मैं समझ गया। जीके में एक तो प्लस वाला कोर्स लगा लेना, एक काम बाकी ये करना, अभी जो स्पेशल क्लासेस दे रहा हूँ वो लगा लो, जितना हो पाए उतना कर लो, ज्यादा परेशान मत हो जीके। ठीक है, इंग्लिश का डाउट क्लियर हो गया, जीके का डाउट क्लियर हो गया? यस सर। और सर साल भी मैंने दिया था सर सीएचएसएल 133.7 के आसपास आया था। आप प्रैक्टिस करते रहो, उसका मिनिमम एक मॉक टेस्ट दो प्रीवियस ईयर वाला, काफी फायदा होगा उससे आपको। अच्छा सर, एक और डाउट था। हाँ जैसे कि सर मैंने अपीयरिंग पे डाल दिया था सर सीजीएल, तो सर उसमें 138 नंबर मेरे बने थे सर, ये रॉ। अगर मतलब सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब मैं देने जाऊं या मेंस या नहीं, क्योंकि सर मेंस देने से तो कोई फायदा है नहीं सर। देखो, क्योंकि मेंस के ठीक बाद सीएचएसएल है, तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर अपने शहर में ही सेंटर पड़ गया तो 1% सोच लेना जाने की। अगर अपने शहर से दूर पड़ गया तो इसका मतलब है 2-3 दिन खराब है आपके जाने में, 2 दिन तो खराब है ही, है ना? तो उस केस में स्किप कर देना। वैसे तो कोई सेंस है नहीं, जब मतलब वही वाली बात है कि क्या ही करेंगे जाके जब हम ही नहीं करते, तो उससे बढ़िया तो उस पूरे दिन को सीएचएसएल की तैयारी में लगा लूं मैं। नहीं सर, मैंने ये सोच के रखा था कि मतलब सर दोनों का पैटर्न सेम हो गया है सर, क्योंकि सर वो ₹1 के लिए देना है तो जा सकते हो। वो भी ये है ना कि आपका सेंटर कहाँ था, कभी कभार सेंटर ऐसा आ जाता है अपने ही शहर में मिल गया या 2 घंटे दूर मिल गया, कभी कभार सेंटर ऐसा आता है कि ट्रेनें पकड़नी पड़ गई, तो ऐसा ना होना कि सीएचएसएल की तैयारी बिगड़ जाए। हाँ ये भी है। हाँ, तो सीएचएसएल शुड बी द टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि होगा क्या है, जैसे ही एक बार पेपर हो जाएगा तो सबके सब जो वेबसाइट्स हैं इसके बेसिस पे पेपर बनाना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक तो सब थोड़ा गेस वर्क चल रहा है, क्योंकि अभी तक कोई हुआ ही नहीं इस पैटर्न पे। तो सीएचएसएल के लिए ऑलरेडी काफी डेटा आपके पास होगा इस पैटर्न पे बेस्ड, तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए प्री को खराब मत करना। ठीक है, चलिए बाकी ऑल द बेस्ट, आपसे मिलता हूँ मैं 1 बजे। थैंक यू। थैंक यू सर। मनीष, इसके लिए आपको पहले ये देखना होगा ना, अभी आपकी स्पीड कितनी आ रही है। मान लो अभी आपकी स्पीड 10 है तो आंसर 9 है, लेकिन अगर आपकी स्पीड अभी 32 है तो आंसर यस है। तो पहले आप एक बार चेक करिए ऑनलाइन, 10 है तो नहीं हो पाएगा, मतलब ऑब्वियसली इट इज वेरी टफ मनीष। आप बाकी थोड़ा सा एक बार ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी मुझे लगता है कि मुश्किल है। ठीक है, आप एक बार ट्राई करिएगा ऑनलाइन कुछ टाइपिंग वगैरह करके, 2-3 दिन आपको खुद ही दिख जाएगा जो जिस स्पीड में इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या उससे काम बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच ऑल, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। सागर इंडियन सुवेंदु आपका डाउट अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, मैं भी खाना खा लेता हूँ, आप भी खाना खा लो, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। बहुत बढ़िया विशेषदार, शाबाश, बहुत बढ़िया स्पीड है आपकी। चलिए थैंक यू।